सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है तुम सबका हमारे लेक्चर नंबर 17 के अंदर में सर। लेक्चर नंबर 17 पे भी हम लोग आ चुके हैं सर। कल 16 किया, आज अपन ने 17 किया। अच्छा, एक और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो लेक्चर 16 था सर, लेक्चर 16 के अंदर मैंने जो है कॉपीराइटेड कंटेंट प्ले किया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, मैं अगर यूट्यूब पे वो लेक्चर अपलोड कर रहा था ना तो वो ब्लॉक हो जा रहा था, है ना। तो इसके लिए मैंने उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड किया। जैसे अपन ने लेक्चर 7 किया था ना, वैसे ही सेम लेक्चर 16 में हुआ है कि उसके अंदर अपन ने कंसेप्ट समझने के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट प्ले किया हुआ है, तो वो यूट्यूब पर से ब्लॉक हो गया। तो फिर उसको मेरे को गूगल ड्राइव पे अपलोड करना पड़ा, और उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना करके डाला हुआ है लेक्चर 16 के लिए, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। वो गूगल ड्राइव के लिंक पे तुम क्लिक करोगे तो तुम लोग ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे किधर, लेक्चर 16 के ऊपर पे। वो गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है। तो लेक्चर 16 गूगल ड्राइव पे से आप लोग को करना पड़ेगा, है ना। उसका जो है अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मतलब बताते हुए कि भाई क्या लेक्चर 16 के अंदर कांड हुआ है। तो वो आप लोग जो है जा करके चेकआउट कर लेना। लेक्चर 16 आपको मिलेगा किधर, आपके इस पे गूगल ड्राइव पे। लिंक टेलीग्राम पे भी आ चुका रहेगा। एंड आपका जो ये रहेगा, एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है लेक्चर 16 के, थंबनेल से आपको दिख रहा होगा। 2 मिनट का वीडियो है, तो आपको लगेगा कि यार लेक्चर 16 2 मिनट का है क्या? ऐसे नहीं है। लेक्चर 16 जो है ऑलमोस्ट 1 घंटे का लेक्चर है। वो जो है अपन ने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया। थोड़ा सा एक मतलब एक ज़्यादा भी नहीं, 30 सेकंड्स का उसके अंदर कॉपीराइटेड कंटेंट प्ले किया हुआ है। तो उसके वजह से जो है दिक्कत हो गया। तारक मेहता का बेसिकली आपको पता है, अपन रेफरेंस लेते रहते हैं। तो तारक मेहता के रेफरेंस के चक्कर में जो है कॉपीराइट आ गया, एंड उसकी वजह से मेरे को वो लेक्चर को जो है गूगल ड्राइव पे अपलोड करना पड़ा। तो इतना आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो आप लेक्चर जो है गूगल ड्राइव से जा करके जो है कर लो। अभी के इस लेक्चर में सर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। पहले कल का पार्ट एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कि कल अपन ने क्या किया था। तो कल अगर आपको याद रहेगा, तो कल अपन ने जो है बेसिकली जो है पॉटर का 5 फोर्स मॉडल जो है फिनिश किया था। तो माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल क्या कहते हैं हमसे, उसको जो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। 5 फोर्सेस थे जो कि अपने को स्टडी करने पड़ते हैं अपने को, अगर अपने को अपनी इंडस्ट्री को समझना है। इंडस्ट्री को समझने के लिए 5 फोर्सेस को समझ लो। उसके बाद आपका जो है आप क्या कर लोगे, इंडस्ट्री को जो है आप आराम से समझ जाओ गे सर। तो उसके अंदर सर अपन ने 5 फोर्सेस के अंदर सबसे पहला देखा था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, कि भाई अगर आपका नया एंट्रेंट मार्केट के अंदर आता है तो क्या दिक्कत होगी। उसका एक अपने को थ्रेट है कि यार वो प्रॉफिटेबिलिटी कम कर देगा, सप्लाई बढ़ा देगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, है ना। मल्टीपल वेज में अपने को जो अफेक्ट होगा, अपनी इंडस्ट्री के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो अपने को वहाँ से समझ में आ रहा था। उसके लिए अपन ने देखा अगर उसको अपने को रोकने का है तो अपन उसको कैसे रोक सकते। तो अपन ने सिंपल उसको बोला कि यार अपन जो है क्या करेंगे, उसके लिए काफ़ी सारे बैरियर्स देखेंगे। जैसे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट उसके लिए एक बैरियर है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उसके लिए एक बैरियर है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उसके लिए एक बैरियर है, स्विचिंग कॉस्ट उसके लिए एक बैरियर है। सारे चीज़ों को अपन आराम से जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कल वाले लेक्चर के अंदर भी पहले आते साथ मैंने ये वाला पार्ट रिवाइज किया था, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रहा हूँ। ब्रांड आइडेंटिटी एक बैरियर हो गया, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक बैरियर हो गया, है ना। ये मल्टीपल उसके जो है क्या हो गए, बैरियर्स हो गए। उसके बाद सर आपका अगला जो फोर्स अपन ने देखा था, वो देखा था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की। बायर्स कितना ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं आपके सेलर्स को। जितना वो ज़्यादा डोमिनेट करेंगे उतना ज़्यादा इंडस्ट्री के ऊपर जो है उनका भी जो है इंपैक्ट गिरेगा, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह कम हो जाएगी। नेगोशिएशन होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी अपनी कम हो रही है, कहीं ना कहीं प्राइस कम हो रहा है ना। तो वो उस तरीके से जो है बायर अपने को जो है क्या कर रहे थे, इंपैक्ट कर रहे थे अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, कि अपनी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर रहे थे। अब इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो जितने भी कंपटीटर होंगे वो बोलेंगे यार धंधा ही क्यों करना जब प्रॉफिट ही नहीं बन रहा, है ना। ऑब्वियसली आप धंधा क्यों कर रहे हो, ताकि प्रॉफिट बने। अभी आपका प्रॉफिट ही नहीं बन रहा तो आप धंधा क्यों करोगे। सिंपल सी बात है, अगर आप ये समझ पा रहे हो। धंधा जब आपका बना रहे हो आप, तो किस लिए बना रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए बना रहे हो। बट प्रॉफिट आपका बन ही नहीं रहा है तो आप धंधा क्यों करोगे। आप बोलोगे छोड़ धंधा नहीं करना भाई, बाय टाटा बाय बाय गुड बाय। तो ऐसे ही सारे कंप्यूटर चल जाएंगे, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, है ना। तो वो अपन नहीं चाहते। लेकिन स्टिल बायर जो है कहीं ना कहीं अपने को जो है डोमिनेट करता है। कब वो डोमिनेट करता है, तो 3 सिचुएशन अपन ने देखी। जब उसके पास पूरा नॉलेज होगा कि कौन से सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। वो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है, वो मतलब बहुत बड़ा बायर है, बिग बायर है, अच्छी क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में सारी चीज़ों को जो है परचेज वगैरह करता है। द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल। इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स है ना वो उतने उसके लिए क्रिटिकल नहीं है ना। उसको लगता है अगर कि यार ठीक है मेरे को मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, वैसे वाली सिचुएशन में वो। उसके बाद सर उसका स्विचिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लो है। यानी कि सर अगर उसको प्रोडक्ट ए जो है 500 रुपीज़ में पड़ रहा है और प्रोडक्ट बी उसको जो है 510 रुपीज़ में पड़ रहा है, तो 10 रुपये का फर्क है। तो 10 रुपये का फर्क उसके लिए इतना मैटर नहीं करता, है ना। वो बोल रहा है यार कि भाई चलेगा, मेरे को 10 रुपये ज़्यादा स्पेंड करने पड़े, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 10-20 रुपये के लिए कौन इतना मैटर करता है, इतना कौन सोचता है। 10-20 रुपये के लिए कोई नहीं सोचता सर। तो 10-20 रुपये का उसका स्विचिंग कॉस्ट है, तो वो स्विच कर जाएगा, बोलेगा ठीक है भाई तेरे को नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई तो दूसरा प्रोडक्ट ले लूँगा, 10-20 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगा, चलेगा, है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है सर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स के अंदर अपन क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स के अंदर अपन बोल रहे हैं कि सप्लायर भी आपका एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। यहीं पे एक सर तारक मेहता का मैंने एग्जांपल दिया था, जिसके
चक्कर में कॉपीराइट आया और मेरे को जो है वीडियो को यूट्यूब पे से हटा करके गूगल ड्राइव पे डालना पड़ा, है ना। तो बार्गेनिंग पावर और सप्लायर्स भी एक अपना तीसरा फोर्स निकल के आता है पॉटर के 5 फोर्स मॉडल के अंदर। अगर आपको इंडस्ट्री को समझना है, इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको जो है सप्लायर को भी समझना पड़ता है, क्योंकि सप्लायर भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट करता है सर। और प्रॉफिटेबिलिटी पे ही पूरा टिका हुआ है कि क्या आप उस इंडस्ट्री के अंदर रहोगे या फिर नहीं रहोगे, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ही जो है मेन गेम चल रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जो है सीधे सीधे इंपैक्ट हो जाएगी। कैसे? सप्लायर अगर रॉ मटेरियल महंगे में देगा, आपका प्राइस अपना आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपको जो है कम रखना पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादा हाई प्राइस पे अगर आप प्रोडक्ट को बेचोगे तो कस्टमर भी नहीं खरीदेगा। तो आपको प्राइस भी एक मतलब एक रीजनेबल प्राइस रखना है, कॉस्ट भी आपका ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं क्या इंपैक्ट हो रहा है? प्रॉफिट इंपैक्ट हो रहा है। प्रॉफिट का परसेंटेज कम करना पड़ेगा आपको। तो फिर वहाँ पर आपकी जो है प्रॉफिट थोड़ी सी मतलब जो अट्रैक्टिवनेस है ना इंडस्ट्री को लेकर के, यार इंडस्ट्री में रखा क्या है, प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे, सप्लायर इतने महंगे में माल दे रहे, छोड़ो ना, क्या काय को धंधा करना है इंडस्ट्री में, निकलो इंडस्ट्री से बाहर, है ना। तो अपन इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर मेन रोल होता है, इंडस्ट्री के अंदर आप एंटर क्यों करते हो? बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट पे ही सीधा आपका इंपैक्ट पड़ रहा है, बायर सीधा प्रॉफिट पे इंपैक्ट डाल रहा है, सेलर सप्लायर आपका सीधा इस पे इंपैक्ट डाल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पे। अब सप्लायर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कैसे इंपैक्ट डालेगा, यानी कि कब सप्लायर आपका जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा आपके बायर के ऊपर। बायर कौन? जो उससे रॉ मटेरियल खरीद रहा है ना। तो सब जब आपका जो रॉ मटेरियल है, जो आपका प्रोडक्ट है ना, जो रॉ मटेरियल जिस प्रोडक्ट में यूज़ होने वाला है, वो प्रोडक्ट बायर के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। बायर कौन? अल्टीमेट बायर, जो खरीदेगा फिनिश गुड, है ना, जिसके अंदर वो रॉ मटेरियल यूज़ होने वाला है। अब वो प्रोडक्ट उसको पता है सप्लायर को कि भाई ये प्रोडक्ट जो है बायर लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू ऐड करता है उनके लाइफ के अंदर। तो ये लोग ये प्रोडक्ट को तो छोड़ेंगे नहीं, यानी कि ये बंदा जो मेरे से रॉ मटेरियल खरीदने आया, ये इस प्रोडक्ट को बनाना बंद नहीं करेगा। मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाता हूँ, सप्लाई इसको जो है रॉ मटेरियल में थोड़ा सा महंगे रेट पे करता हूँ, थोड़े से महंगे प्राइस पे करता हूँ, तो उससे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आ जाएगा। बराबर है कि नहीं? कब क्यों आ रहा है सर ये किस रीज़न की वजह से बस सप्लायर डोमिनेट कर पा रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाह कर भी उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, चाह कर भी हमको वही रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, चाह कर ही हमको वैसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल भी उसी सप्लायर से अपने को लेना पड़ेगा, तो उसका थोड़ा सा फायदा उठाएगा। दूसरा सर स्विचिंग कॉस्ट बढ़ा देगा। स्विचिंग कॉस्ट के ये पॉइंट को समझाने के लिए ही मैंने वो एक वीडियो प्ले किया था तारक मेहता के अंदर में, वो आप लेक्चर 16 के अंदर जाकर के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे स्विचिंग कॉस्ट जो है सप्लायर बढ़ा सकता है हमारी, है ना। तो उसके लिए आपको लेक्चर 16 देखना पड़ेगा, उधर तारक मेहता का एक मैंने एग्जांपल लेकर के आपको समझाया हुआ है, उसी के चक्कर में जो है वो गूगल ड्राइव पर अपलोड किया है मैंने। तो लेक्चर 16 देखा नहीं है तो तुमको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आएगा, हाई स्विचिंग कॉस्ट वाला, उसको समझने के लिए लेक्चर 16 देखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन देयर बायर्स। वो जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है अपने बायर से, यानी कि बायर को इतना नॉलेज नहीं है, बायर को नहीं पता क्या सब्सिट्यूट है, क्या अल्टरनेटिव है, अपने को ये प्रोडक्ट नहीं तो अपन दूसरे प्रोडक्ट से भी काम चला सकते हैं, दूसरे रॉ मटेरियल, दूसरे सप्लायर से भी अपन रॉ मटेरियल ले सकते हैं, उसको कुछ इतना आइडिया नहीं है। लेकिन सप्लायर को सब पता है ना, और उसको ये भी पता है कि बायर को ये नहीं पता है, तो उस बात का वो फायदा उठा रहा है ना। तो ये 3 पॉइंट्स है जहाँ पर आपके सप्लायर जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे आपके बायर के ऊपर में, यानी कि आपका जो रॉ मटेरियल परचेस करना है, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी, वही अपन देख रहे हैं। उसके बाद सर आपका आ रहा है सर चौथा फोर्स, बात है नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री, कि भाई इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से राइवलरी चल रही है, इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिशन कैसा है। कॉम्पिटिशन अगर काफ़ी तगड़ा चल रहा है ना इंडस्ट्री के अंदर में, तो इंडस्ट्री के अंदर जो है प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं कम होगा। हर एक बंदा जो है ट्राई करेगा कि मैं सस्ते से सस्ते दाम में दूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचूँ, उसके लिए उसको प्राइस जो है एकदम रीजनेबल रखना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं इंपैक्ट होएगा, प्रॉफिट पे जो है कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा सर। तो ये कब होगा? जब आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर मार्केट के अंदर भरे हुए, तो आपको काफ़ी सस्ता जो है आपका प्राइस जो है रखना पड़ता है, ताकि आपका कस्टमर जो है आपके पास है ना। अगर आप सस्ते दाम पे नहीं दोगे तो वो किसी और के पास चले जाएगा, तो उसके लिए उसमें आपका इंपैक्ट किस पे आ रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम हो रही है। तो वही अपन देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का जो एक मेन जो फीचर है जिसकी वजह से लोग इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी। धंधा उधर इंडस्ट्री में आके सेटअप करना है, लोगों का गोल है कि भाई प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस बनाना है, प्रॉफिट कमाना है, पैसे कमाना है ना। वही सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है, तो कोई इंडस्ट्री के अंदर आके धंधा करेगा नहीं, ठीक है। तो अपने लिए क्वेश्चन क्या है? कब इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, और कंपटीशन तगड़े होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, ये बात अपने को पता है। लेकिन ये कब होता है, तगड़ा कब होता है कंपटीशन? जब मार्केट के अंदर एक लीडर प्रेजेंट है ना, जब मार्केट के अंदर एक लीडर प्रेजेंट है जो कि प्राइस वॉर्स को अवॉइड करेगा। हम किसी छोटी फर्म के साथ भिड़ेंगे, जाकर के 10-20 रुपये कम करेंगे, एक इंडस्ट्री के अंदर लीडर बैठा रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, वो आएगा तुरंत एक प्राइस सेट कर देगा, उससे नीचे कोई जा नहीं पाएगा, है ना। तो प्राइस वहाँ पे हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, वहाँ पे हमारा कॉम्पिटिशन अफेक्ट हो गया, किसकी वजह से? उस एक इंडस्ट्री लीडर की वजह से। तो एक इंडस्ट्री लीडर जहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जो है हमारी जो है राइवलरी काफ़ी ज़्यादा जो है तगड़ी होती है। उसके बाद सर आपका आता है सर नंबर, और उसकी वजह से प्रॉफिट भी हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हम उसके नीचे प्राइस लेकर नहीं जा सकते। उसने एक प्राइस सेट कर दिया है, वो एक बड़ा बंदा है, वो एक बड़ी कंपनी है,
लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको एकदम सस्ते में पड़ रहा है प्रोडक्ट, अपने को उतने में नहीं पड़ सकता, उसने एक प्राइस सेट कर रखा है, उसके नीचे अपन जा नहीं सकते। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर, मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रहेंगे तो झगड़े भी बहुत ज़्यादा होंगे आपस में, ये मैं कस्टमर लेके जाएगा, मैं कस्टमर लेके जाएगा, है ना, मैं प्राइस इतने में देगा, मैं प्राइस इतने में देगा, तो वो आपस में चलते रहेंगे, उसके चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर की वजह से। तीसरा, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कम हो जाती है। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई कंपटीशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कम हो सकती है ना, कंपटीशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कम हो सकती है, या फिर इसको दूसरी वजह से, मतलब एक पॉइंट अगर देखें तो एक क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम कैसे होगी, राइवलरी की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम, मतलब बेसिकली कुछ पॉइंट्स है जो कि इधर यहाँ पे बैठ नहीं रहे फिट, लेकिन आईसीआई ने मॉड्यूल के अंदर डाले, ऐसा मेरे को लगता है, मेरे को फिट नहीं बन, मतलब एज अ स्टूडेंट मैं देखूँ, मतलब जैसे मैं पढ़ रहा था तो मेरे को भी कुछ पॉइंट फिट बैठते हुए यहाँ पे नहीं दिख रहे थे, बट क्या करें, आईसीआई का ये पॉइंट अगर कोई एग्जाम में अगर वो पूछ लेता है आपको तो लिखने पड़ेंगे सारे पॉइंट्स, अपन कुछ कर नहीं सकते ना। तो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी कम कब होगी एक इंडस्ट्री के अंदर, जब इंडस्ट्री के अंदर एक लीडर होगा, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होंगे, फिक्स्ड कॉस्ट अपना ज़्यादा होगा, अगर अपन कॉस्टिंग में पढ़ के आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट अपना ज़्यादा रहता है तो प्रॉफिट अपना कम रहता है ना, अगर आपकी कॉस्टिंग हो रखी है ऑलरेडी तो आपको पता रहेगा ये बात, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका जो है यहाँ पे क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट आपका कम रहेगा। एग्जिट बैरियर्स आपके जो है क्या रहेंगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर एग्जिट बैरियर्स आप मतलब आपने आप धंधा करने आए हो, है ना, आपको आप जब घुसे थे मार्केट के अंदर में तब आपको लगा था यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारा पैसा कमा सकते, चल मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं, आपने एंट्री ले ली, मार्केट के अंदर आपने अच्छा खासा पैसा भी कमाया। अब आपको जो है किधर से टिप मिली कि भाई मार्केट जो है गिरने वाला है, मार्केट जो है गिरने वाला है, तो इससे अच्छा जो है मार्केट पहले गिरे उससे पहले अपने को एक खबर लग चुकी है, मार्केट से कल्टी मार लो, नहीं तो जितना पैसा कमाया उतना पैसा जो है वापस डूब जाएगा, है ना। लेकिन जब अपन बाहर निकलने को देख रहे तो दरवाजे बंद है, काफ़ी सारे एग्जिट बैरियर्स है, निकल ही नहीं पा रहे, है ना। एग्जिट बैरियर्स क्या हो सकता है आपने काफ़ी सारा डेट ले रखा हो, प्रॉफिट तो कमा लिया है, काफ़ी सारा डेट भी ले रखा है, अब आप वो डेट को भी पे ऑफ नहीं करना चाहते, आपने सोचा था कि यार फ्यूचर में जाकर के मतलब है अभी भी काफ़ी सारा टाइम है ना, बिजनेस अपन अभी अभी थोड़ा ना बिजनेस से निकलना है, आपको थोड़ा ना पता था, अचानक से पता लग गया बिजनेस बंद करना पड़ेगा भाई, मार्केट गिरने वाला है, जितना प्रॉफिट है भाई सब खत्म होने वाला है, अपने हाथ से सब चले जाएगा, तो आप भागने को देख रहे हैं, लेकिन पीछे खड़े क्रेडिटर्स बोल रहे पैसा दो हमारा फिर जान देंगे, ऐसे कैसे चलो जाओ कि धंधा धंधा करने आए थे, पैसा लिया हमसे, तुमने धंधा चालू किया, निकल रहे हो भाई जैसे ही पता लगा मार्केट खत्म होने वाला है तो पहला हमारा पैसा दो। एग्जिट बैरियर आ गया एक, मल्टीपल एग्जिट बैरियर्स हो सकते हैं आपके, है ना, मल्टीपल एग्जिट बैरियर्स है, मतलब मल्टीपल जगहों से आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब घुस तो गए मार्केट के अंदर, प्रॉफिट भी कमा लिया, लेकिन बाहर कैसे निकले, अब बाहर ही नहीं निकल पा रहे, मार्केट गिरने वाला है, प्रॉफिट भी चला जाएगा जितना कमाया, आ गया प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट, कमा करके भी नहीं कमा पाए, ऐसा वाला सीन हो जाएगा, समझ रहे हो सर। तो ये वाला सीन है, तो जितना ज़्यादा एग्जिट बैरियर्स कम है उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगा, और जितने ज़्यादा एग्जिट बैरियर्स है प्रॉफिटेबिलिटी भी उतना कम होगा, है ना, ये बात आपको समझना है। उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नाइकी का अपन ने एग्जांपल दे रखा है, नाइकी बनाता है जॉर्डन, फुल एकदम यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक जूता, लोग लाख लाख रुपए देने के लिए तैयार है ना, वो डिफरेंशिएशन, वो यूनिकनेस है, उसकी यूनिकनेस नहीं, वैसा कोई जूता नहीं बनाता है भाई, पूमा वैसा कोई नहीं जूता बना सकता, एडिडास वैसा जूता नहीं बना सकता, नहीं बना रहा है नाइकी के जॉर्डन जैसा, है ना, वो नाइकी बना रहा है, तो उसका यूनिकनेस है, वो उसका यूनिकनेस है, डिफरेंशिएशन है, लाख रुपए भी लोग उसके लिए उस यूनिकनेस के लिए देने के लिए तैयार है, इतना वैल्यू दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को लोग, है ना। तो उसके लिए सर उसकी वजह से जो है जो कॉम्पिटिटर है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। नाइकी जॉर्डन बना के लाख रुपये चार्ज कर रहा है, वही पूमा जो है एक नॉर्मल सा रनिंग शूज बना करके हज़ारों रुपए में 1,000 रुपये चार्ज कर रहा है ना। नाइकी उसी जूते के लिए जॉर्डन के स्टाइल में उसको बना करके लाख रुपए चार्ज कर रहा है ना। तो वो डिफरेंशिएशन की वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है और दूसरा कॉम्पिटिटर कम प्रॉफिट कमा पा रहा है। तो एक कॉम्पिटिशन की वजह से जो है इधर एक जगह ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह कमा रहा है ना। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं तगड़ा चल रहा है, सामने वाला कंपटीटर काफ़ी ज़्यादा जो है इनोवेशन कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा है, यूनिक प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, तो अपने को कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। स्लो ग्रोथ, इंडस्ट्री ऐसी है, चला ग्रोथ ही नहीं होता है इंडस्ट्री के अंदर, पता था जब घुसे थे तब दिख रहा था काफ़ी ग्रोथ होगा, अब घुस गए तो ग्रोथ ही नहीं हो रहा अब आ गए इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अरे राइवलरी बहुत बढ़ रखी है, कंपटीशन बहुत बढ़ रखी है, एग्जिट बैरियर्स पूरे बंद है, बाहर निकल नहीं सकता कोई भी बंदा, है ना। एंट्री के लिए पूरे ओपन बैरियर्स है, जिसको आना आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, लेकिन बाहर कोई जा ही नहीं रहा है, तो ग्रोथ कम हो रही है ना। ग्रोथ कम हो रही है क्योंकि इंडस्ट्री से किसी को हम बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। परफॉर्म कर भी तो अच्छे से अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं हम लोग, तो भी कहीं ना कुछ अपॉर्चुनिटी देख करके सामने वाला भी उधर तक आ जा रहा है, क्योंकि एग्जिट बैरियर से नहीं है, वो ऐसा नहीं है डर के मारे निकल जाए कि हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, हम कंपीट नहीं कर पाएंगे, चलो निकलो भाई। एग्जिट बैरियर लेके पड़े, ग्रोथ स्लो है हमारी, है ना। तो इसकी वजह से भी जो क्या होता है सर, इसकी वजह से भी हमारा प्रॉफिट पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। आखिरी जो हमारा माइकल पॉर्टर का 5 फोर्स मॉडल है, जिसको अपन इंडस्ट्री को समझने के लिए देखते हैं, वो है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स के अंदर अपन ने सिंपल सी बात बोली, क्या बोली कि अगर आपके दो सब्सटीट्यूट्स के अंदर अपन ने पनीर और टोफू की बात करी थी, है ना। लकीली आज कहानी में टोफू बना है, क्या बात है, मतलब कल मेरे को पता था, मेरे को कल पता नहीं था टोफू बनने वाला, पर ठीक है। तो कल अपन ने एग्जाम्पल दिया था, तो ऐसा सीन है। तो पनीर और टोफू का अपन ने एग्जाम्पल दिया कि पनीर भी है, टोफू भी है ना। अगर अपन देखें तो
टोफू थोड़ा सा पनीर के कंपैरिजन में उसका सब्स्टिट्यूट माना जाता है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म रहता है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू पनीर, और पनीर से सस्ता भी रहता है। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है ना, वो थोड़ा सा जो है इम्प्रूव्ड वर्जन है पहले वाले प्रोडक्ट का, है ना, जिसका वो सब्स्टिट्यूट है ना, तो उससे वो थोड़ा सा इम्प्रूव प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं जो है अपना जो है यहाँ पे जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है वहाँ पे भी अपनी जो है पनीर की जो है कम हो जाएगी। पनीर का जो सेलर रहेगा डेयरी आइटम्स जो बनाते रहेंगे, क्योंकि टोफू डेयरी के अंदर नहीं आता है, टोफू डेयरी आइटम नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं है ना, तो उसका जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अपने को जो है इतने जो 5 फोर्स जो है समझने थे, ये 5 फोर्स को समझ करके जो है अपन जो है हमारे इंडस्ट्री को समझ सकते हैं, इंडस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं। बाहर अगर आपको बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा रहेगा तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, बिकॉज नीचे जो सोसाइटी उधर थोड़े से बच्चे खेल रहे हैं, तो यार उनकी चिल्ला पुकार का आवाज़ आ सकता है। दो बारिश भी चल रही है बट उनको खेलने में मज़ा आ रहा है, बट बारिश में असली खेलने का मज़ा है, लेकिन अपन ने इतने एक्सपीरियंसेस नहीं लिए लाइफ में, बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ तक सर कल तक के लेक्चर तक अपन ने जो है बातें करी थी, लेक्चर नंबर 16 तक अपन ने ये पार्ट खत्म किया था। अगर किसको यहाँ तक के कोई भी प्रॉब्लम में मतलब इधर यहाँ तक कोई भी पार्ट में दिक्कत होगी, लेक्चर 16 जाकर देखना, तुमने पक्का लेक्चर 16 ध्यान से नहीं देख सकेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने सब कुछ अच्छे से समझा है ना, एकदम डिटेल में जाकर के अपन ने डिस्कस किया, तारक मेहता का एग्जाम्पल लेकर आए उसको भी डिस्कशन किया, और अच्छे से अपन ने जो ऑलमोस्ट 1 घंटे 15 मिनट का लेक्चर वो रिकॉर्ड हुआ है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें अच्छे से समझाई गई है। ऐसा नहीं है कुछ भी स्किप भी अपन ने किया है वहाँ पर पे, सब कुछ एकदम परफेक्टली जो है उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से तुमने अगर वो लेक्चर अच्छे से देखा हुआ है तो ये वाला पार्ट तुमको क्लियर रहेगा। ये तो अपना एक प्रथा रहता है कि अपन जब भी कोई भी नया लेक्चर चालू करते तो उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, 10-15 मिनट उस पर भी लगाते हैं, ताकि वो अपने दिमाग में जो है अच्छे से फिट बैठ जाए, है ना। तो वो अपना जो है एक रहता है अपना, वो है मतलब उसको कंटिन्यू करते हुए आए अपन इतने लेक्चर से, तो कंटिन्यू आगे भी रहेगा वो, ठीक है। हाल फिलहाल अपन जो है अपने नए वाले पार्ट के ऊपर जो है डिस्कस करते हैं। अभी अपना चैप्टर 2 जो है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे खासे लेक्चर हो गए, 7 लेक्चर्स पे अपन चालू हो गया, 7 फिर 8 9, ऑलमोस्ट 10वां लेक्चर होगा मेरे चैप्टर 2 का, है ना। ऑलमोस्ट अपन अच्छा खासा टाइम चैप्टर 2 पर डाल चुके हैं, तो अभी अपने को उसको रैप अप भी करना है। अभी ऑलमोस्ट मतलब छोटे मोटे कंसेप्ट है, आज के लेक्चर में अपना टारगेट है कि 3 कंसेप्ट अपन कवर करें नए, और उसके बाद धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे जैसे अपना रहता है। तो अच्छे पेज पे चल रहे हैं अपन, ठीक है। मार्केट में अगर देखें तो किसका चैप्टर 2 अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है। लाइट आई क्या हुआ, लाइट आ रही है लाइट जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो मार्केट के अंदर अगर अपन देखें तो किसका चैप्टर 2 अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है ना। कोई कोई मिड ऑफ द चैप्टर 2 है, अपन टूवर्ड्स द एंड है, तो अपन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। तो टेंशन मत लो, टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाएगा। सितंबर 24 वाले खासकर चिंता में कि भैया हो क्या रहा है हमारे साथ, टाइम ही नहीं बच रहा है, रिवीजन कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट कैसे देंगे, पता ही नहीं चल रहा है, बट कर रहे हैं जैसे जो हो रहा है। तो टेंशन मतलब हो जाएगा यार, अगर 1 महीना भी तुम्हारे पास बचता है ना, मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जाना उस 1 महीने में, हाल फिलहाल जितना हो सकता है मैक्सिमम अच्छे से कवर करते जाओ। ग्रुप 2 के क्लासेस को ऐसे कवर करो कि बाद में ग्रुप 2 को तुमको ज़्यादा टाइम देना ना पड़े, है ना। इतनी शिद्दत के साथ तुम उसके ग्रुप 2 के क्लासेस खत्म करो, ताकि तुमको बाद में ग्रुप 2 के लिए ज़्यादा टाइम अलोकेट ना करना पड़े, बाद में सिर्फ ग्रुप 1 पे तुमको ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना पड़े। ग्रुप 2 को इतना अच्छे से कर लो कि यार भाई थोड़ा बहुत अगर रिवीजन अपने से कम भी हुआ ग्रुप 2 का, तो भी अपन उसको संभाल लेंगे, क्योंकि तुम अभी लेटेस्ट रिसेंट में पढ़ रहे हो ना उसको, तो लेटेस्ट में तुम्हारे दिमाग में सब कुछ होगा। ग्रुप 1 तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको रिवीजन के लिए टाइम लगेगा, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम अलोकेट करेंगे अपन। और ग्रुप 2 के लिए थोड़ा सा जो है स्पेसिफिक टाइम अलोकेट करेंगे फॉर सितंबर 24। जनवरी 25 में जो देने वाले वो तो एकदम चिल, उनके पास तो टाइम ही टाइम है। हाँ, उनको टाइम का कोई टेंशन नहीं, उनके पास तो बहुत टाइम बचेगा रिवीजन के लिए, बहुत टाइम उनको जो है मिलेगा सारा कुछ कवर करने के लिए, अच्छे से दबा करके मॉक टेस्ट वगैरह तुम लोग देना जनवरी 25 वाले। सितंबर 24 वाले टेंशन मत लो, अगर तुमसे मॉक टेस्ट भी नहीं दी जा रही है, ठीक है ना, मतलब सिचुएशन आएगी कुछ ना कुछ तो छूटेगा भाई, है ना, क्योंकि टाइम अपने पास टाइम का कंस्टेंट है। तो थोड़ा बहुत पैनिक मत करना, अपन उसके लिए भी जो है डिटेल में जो है वीडियोस लेकर के आएंगे तुमको गाइड करने के लिए। सितंबर 24 वालों के लिए, जनवरी 25 के लिए तो बहुत टाइम है ना। तब तक मेरा भी क्या होगा मेरे को भी नहीं पता, क्या पता अपना भी सितंबर 24 में इंतजार कुछ हो, पता नहीं ना। अपन ने भी मे 24 दिया है, अभी आएगा उसका, है ना। तो अपना बैच चल रहा रहेगा, शेयर करेंगे तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी अपन आते हैं सर किधर, अभी अपन आते हैं नए वाले पार्ट की तरफ। नए वाला पार्ट मतलब क्या सर, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 को आगे लेके जाते हैं, और अगला जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है सर सिमिलर पार्ट है जो जो अपन ने अभी इतनी बातें की अपने, अपन प्रॉफिटेबिलिटी को जो अपन ने इतना जो है चर्चा किया है उसके ऊपर, तो उससे कई रिलेटेबल एक पॉइंट अपने को देखने को मिलेगा, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री, है ना। पानी पी ले लो। अगला पॉइंट आ रहा है सर अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। अब अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री मतलब क्या, बेसिकली तुम इंडस्ट्री को देख रहे हो, अभी तक अपना इंडस्ट्री वाला पार्टी चल रहा है, इंडस्ट्री को ही अपन समझ रहे। समझने के लिए सबसे पहले अपन ने देखा पॉटर का 5 फोर्स मॉडल। अब अपन जो है इंडस्ट्री को और अच्छे से समझ रहे, देख रहे क्या इंडस्ट्री अपने लिए सूटेबल है, क्या क्या अपन इस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कर सकते हैं क्या, है ना। क्या ये इंडस्ट्री के अंदर मतलब अपने को लग रहा है कि ग्रोथ वगैरह होगा, अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं इंडस्ट्री। तो बेसिकली तुम कैसे ये चेक करोगे कि एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है कि नहीं है ना। बेसिकली तुम ये देख रहे हो कि इंडस्ट्री अच्छी है कि नहीं,
समझ रहे हो ना। अट्रैक्टिवनेस चेक कर रहे हो कि यार वो इंडस्ट्री के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कि मेरे को उस इंडस्ट्री के अंदर घुस करके बिजनेस करने के लिए मजबूर कर रही है। अट्रैक्टिवनेस क्या है ये तुम देख रहे हो, क्यों तुमको इंडस्ट्री पसंद आ रही है, बेसिकली उसका रीज़न जान रहे हो अपन। समझ रहे आ रहे हो। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे अपन देखने वाले जो कि इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए अनअट्रैक्टिव बना देंगे वो फैक्टर्स, है ना। सबसे पहला आपका फैक्टर आ रहा है ग्रोथ। अगर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, है ना, ग्रोथ पोटेंशियल, अगर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आप लोग जो है क्या करोगे, इंडस्ट्री के अंदर जो है रहना पसंद करोगे, है ना। अगर आप एग्जिस्टिंग प्लेयर हो, इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्टिंग प्लेयर हो, आपको दिख रहा है यार इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, ऑब्वियसली बात है आप कंटिन्यू करोगे। अगर आप नए प्लेयर हो, एंट्री लेना चाहते हो उस इंडस्ट्री के अंदर और आपको दिख रहा है ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ग्रो करने वाली है, डेफिनेटली आप हिचकिचाओगे नहीं, बिंदास अंदर आके एंट्री लोगे आप उस इंडस्ट्री के अंदर, है ना। तो कि क्या देख करके आप एंट्री ले रहे हो, ग्रोथ आप देख रहे हो, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा, फ्यूचर में जाकर के जो है इसका बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। अभी मार्केट बहुत छोटी है, फ्यूचर में जाके मार्केट खुलेगी और ये जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, है ना। तो ये देख करके आप एंट्री ले रहे हो। अगर यही ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है ना, तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होगी वो मार्केट से बाहर निकलने को देखेंगे और जो नए फर्म्स होंगे वो उस इंडस्ट्री की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे जिधर ग्रोथ का पोटेंशियल कम है या फिर ग्रोथ पोटेंशियल है ही नहीं, ग्रो ही नहीं कर सकते या फिर ग्रो करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो रेट पे। तो वो इंडस्ट्री में आप घुसना पसंद नहीं करोगे और रहना पसंद नहीं करोगे। सबसे पहला जो इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस पे इम्पैक्ट करने वाला फैक्टर है वो है ग्रोथ, ठीक है। दूसरा आता है सर प्रॉफिटेबिलिटी, जिसके ऊपर हमने महाचर्चा अभी ऊपर भी करी थी, है ना, वो राइवलरी वाले पॉइंट में कि भाई आपका नेचर ऑफ राइवलरी कैसा है, उसके अंदर एक तरीके से पॉइंट यही था कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंपैक्ट पड़ रही है। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, डेफिनेटली सी बात है भाई कि आप उधर धंधा नहीं करोगे। धंधा कर क्यों रहे, हम आज के डेट में बिजनेस करते क्यों है, पैसा कमाने के लिए। अगर हम पैसा ही नहीं कमा पा रहे उस बिजनेस से अंदर, उस बिजनेस से, तो अपन उस बिजनेस के अंदर रहेंगे ही क्यों, अपन वो बिजनेस के अंदर कंटिन्यू करेंगे क्यों, नहीं करेंगे उस बिजनेस के अंदर कंटिन्यू, है ना। अपन वो इंडस्ट्री के अंदर घुसेंगे नहीं जहाँ पे अपना प्रॉफिट नहीं बन रहा है ना, जहाँ से अपने को बेनिफिट ही नहीं होने वाला है, वो इंडस्ट्री के अंदर घुस के मतलब ही क्या है ना, वो इंडस्ट्री के अंदर रह करके मतलब ही क्या। तो प्रॉफिटेबिलिटी एक दूसरा फैक्टर बनता है जो कि आपकी इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस को जो है अफेक्ट करेगा, है ना, इम्पैक्ट करेगा। तीसरा फैक्टर देखते हैं, तीसरा फैक्टर आता है सर आपके ड्राइविंग फोर्सेस। अभी अपन ने देखे ना पॉटर के 5 फोर्सेस, ये जो 5 फोर्सेस है, ये 5 फोर्सेस किस तरीके से काम कर रहे, क्या फर्म को फेवर कर रहे, क्या फर्म को फेवर नहीं कर रहे। फर्म को फेवर कर रहे, अच्छी बात है, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, एंट्री लेंगे इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर ये 5 फोर्स अपन ने ऊपर पड़े, ये अगर क्या कर रहे, फेवर नहीं कर रहे आपकी कंपनी को, तो सीधी सी बात है अपन जो है आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, अपन एंट्री नहीं लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। एग्जाम्पल ले लेते एक कोई फोर्स का, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस अपना एक फोर्स था पॉटर के 5 फोर्स मॉडल के अंदर से अपन ने एक फोर्स ले लिया, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। अगर आप देख रहे हो कि यार मार्केट के अंदर जो है क्या है, मार्केट के अंदर नए एंट्रेंस के लिए आने के लिए बैरियर्स कम है ना। नए एंट्रेंस जो है आराम से जो है मार्केट के अंदर जो है घुस सकते हैं, है ना, इजी एकदम ओपन एंट्री है, कोई भी अंदर आ सकता है ना। अब जैसे जैसे और आप देख भी रहे हो कि नए नए बंदे जो है मार्केट के अंदर एंट्री ले रहे, सिंपल सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। ऊपर हमने पढ़ा ना, ये देखो ना, ऊपर लेकर आता हूँ तो तुमको दिखेगा ना, तो तुमको ज़्यादा अच्छे से रिकॉल करने में मदद मिलेगी। ये देखो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, अपन ने अलग से इसको ब्लू में हाईलाइट भी करके रखा है, रेड में फिर से कर देता हूँ तुम्हारे लिए, रुक जाओ। ये देखो ये वाला बॉक्स दिख रहा है, ये वाले बॉक्स के अंदर अपन ने रीज़न देखा ना कि जब जब आपके इंडस्ट्री के अंदर एक नया कॉम्पिटिटर आएगा तो अपने साथ काफ़ी सारी मुसीबतें लेकर आएगा। क्या करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम करेगा, नया प्रोडक्शन ऐड करेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, है ना, मार्केट शेयर हमारा छीनेगा। तो हमारे को ये इम्पैक्ट होगा ना। अब जब हमको दिख रहा है कि कोई नया बंदा अंदर घुस गया मार्केट के अंदर, हमारा मार्केट शेयर छीन रहा है ना, हम compete नहीं कर पा रहे उससे सक्सेसफुली, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री छोड़ के निकलना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। हमारे लिए वो फेवरेबल सिचुएशन तो कतई नहीं होगी, हमारे लिए वो प्योरली अनफेवरेबल चीज़ होगी, है ना, प्योरली हमारे लिए क्या होगी, अनफेवरेबल चीज़ होगी। तो इससे भी अपने जो है अपने को पता लग जाएगा कि इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस कैसी है। फेवरेबली अगर अपने को फेवर कर रहा है फिर वो फोर्स, है ना, कि भाई अगर बहुत सारे बैरियर्स है एंट्री के लिए, बहुत सारे बैरियर्स है, अपन ने कैपिटल रिक्वायरमेंट बैरियर्स भी देखे, है ना। अगर वो बैरियर्स प्रेजेंट है, अपन क्या बोल रहे हैं अभी भी, ये जितने भी ये बैरियर्स है, ये वाले जितने भी ये बैरियर्स प्रेजेंट नहीं है, उसके वजह से वो एंट्री ले पा रहे फ्रीली, तो हमारे लिए दिक्कत है ये वाली, है ना। बट अभी मैं बोल रहा हूँ क्या बैरियर्स प्रेजेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, फिर तो हमारे लिए अच्छा फेवरेबल कंडीशन है कि भाई बैरियर्स बहुत ज़्यादा है ना, आ ही नहीं सकते अंदर, मार्केट के अंदर एंट्री नहीं ले सकते, तो प्रॉफिट कहाँ से कम करेंगे, कहाँ से हमारा शेयर छीनेंगे, छीन ही नहीं सकते। क्यों, इतने सारे बैरियर्स लगे हुए, हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, हम बोलेंगे आन दो, ढलते हैं क्या, हाँ,
है ना। तो तुम्हारे लिए मतलब इंडस्ट्री फिर बोलेगी यार, तुम बोलोगे इंडस्ट्री तो बढ़िया अट्रैक्टिव है यार, काफ़ी सारे बैरियर्स लगे पड़े, नया बंदा कोई घुस ही नहीं सकता मार्केट के अंदर, है ना। तो इससे भी सर जो है आपकी इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस जो है आप जो है डिसाइड करते हो। उसके बाद अगले फैक्टर के ऊपर आते हैं। अगला फैक्टर सर आप देखोगे तो क्या, द कॉम्पिटेटिव पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आप अगर एक एग्जिस्टिंग फर्म हो, है ना, आप एक एग्जिस्टिंग फर्म हो, तो आपकी पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर। क्या आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर हो, एक अच्छी पोजीशन के अंदर हो, या फिर क्या है एक वीक पोजीशन के अंदर हो। यानी कि क्या आप आपके कॉम्पिटिटर के साथ अच्छे से कॉम्पीट कर पा रहे हो, एकदम नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे रहे हो, या फिर आपके कॉम्पिटिटर आपको जो है डोमिनेट कर रहे हैं, है ना। अगर आपके कॉम्पिटिटर आपको डोमिनेट कर रहे हैं तो आप एक वीक पोजीशन में हो। और अगर आप कॉम्पिटिशन के अंदर एकदम नेक टू नेक चल रहे हो, या फिर आप किसी और को डोमिनेट कर पा रहे हो, तो आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चल रहे हो, है ना, या तो एकदम इक्वल पोजीशन में चल रहे हो। तो आपकी क्या पोजीशन बन रही है आपके इंडस्ट्री के अंदर, ये देखो। अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर पोजीशन जो है खराब बन रही है, वीक बन रही है, आप इंडस्ट्री पे ब्लेम डाल दोगे, ये इंडस्ट्री अच्छा है ना, मज़ा नहीं है इंडस्ट्री के अंदर यार, मतलब कुछ ग्रोथ वोथ है नहीं, मतलब गलती आपकी है, आपकी फर्म जो है अच्छे से compete नहीं कर पाई और आपकी फर्म एक वीक पोजीशन में थी, तो आप ब्लेम दे रहे हो इंडस्ट्री के ऊपर, है ना। तो उससे भी एक इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस अपने को पता लग रही है, किससे, कि आपकी क्या पोजीशन है, उससे आप डिसाइड करोगे। डिसाइड कौन कर रहा है इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, है ना, जो कि या तो एग्जिस्टिंग उसके अंदर धंधा कर रही है, या तो नई एंट्री लेने वाली है, वो डिसाइड कर रही है ना। तो अगर अगर एक नई फर्म है, वो भी देख रही है कि यार मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर है, और बहुत ज़्यादा एकदम इनका नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है, अपन घुसेंगे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले इनका फोकस अपने ऊपर आ जाएगा। 4-5 लोग हैं, 4-5 कॉम्पिटिटर है जो कि अभी अब जो कि आपस में भिड़ रहे हैं। जैसे ही मैंने एंट्री ले ली, नई नई कंपनी ने एंट्री ले ली, वैसे ही पाँचों का फोकस मेरे ऊपर आएगा, पाँचों पहले मेरे को बाहर निकालेंगे, है ना। तो मैं एक वीक पोजीशन में ऑलरेडी रहूंगी, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बोलेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी भाई नहीं नहीं, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है, छोड़ो छोड़ो, इस इंडस्ट्री में नहीं जाना, है ना। तो ऐसे आप जो क्या कर रहे हो, इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस को डिसाइड कर रहे हो। तो पांचवा चौथा जो हमारा फैक्टर रहेगा वो होगा कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको हिंदी में समझा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मतलब नहीं है रीड करके, है ना। वो आप आपके साइड से रीड कर सकते हो अगर किसको नहीं समझ में आया रहेगा तो, है ना। वैसे तो कुछ है नहीं ऐसे, मतलब समझ गया ना यार, अपने को समझ रहे हो कि नहीं। आगे बढ़ते सर। पांचवा पांचवा जो हमारा फैक्टर है जो कि इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को हमारे लिए जो है डिस्क्राइब करेगा, वो है सर द पोटेंशियल टू कैपिटलाइज ऑन द वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज। वो थोड़ा सा मेरा होता है ऐसे, कुछ कुछ वर्ड में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अटक जाता हूँ। वल्नरेबिलिटीज, हाँ। तो जो पोटेंशियल टू कैपिटलाइज ऑन द वल्नरेबिलिटीज, यानी कि वल्नरेबिलिटीज मतलब क्या सर, वल्नरेबिलिटीज मतलब कि आपके वीकनेसेस, है ना। कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे एरियाज रहेंगे जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छा फोल्ड रहे रहोगे, वो जो कि आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरियाज रहेंगे, है ना, जिन पे आपकी होल्ड बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी कि यार ये एरिया में मेरे को कोई भी कंप्यूटर आकर के चैलेंज नहीं कर सकता, ये तो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज है। लेकिन कुछ एरियाज आपके ऐसे भी रहेंगे जो कि वीक रहेंगे, है ना। कुछ एरियाज आपके ऐसे भी रहेंगे जो कि थोड़े से वल्नरेबल रहेंगे, है ना, थोड़े से वीक रहेंगे, वहाँ पे आपकी इतनी अच्छी पकड़ नहीं रहेगी, इतना अच्छा होल्ड नहीं रहेगा, थोड़ा सा आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे रहोगे उस एरिया के अंदर। तो वो एरिया जो है आपका कंप्यूटर नोट करेगा और आपको उसी एरिया पे टारगेट करके हिट करेगा, है ना, क्योंकि उसको पता है ये एरिया इसका वीक है, इसी एरिया पे अगर मैं हिट करूंगा, इसी एरिया पे मैं टारगेट, इस एरिया को अपना टारगेट बनाऊंगा, है ना, तो ये वाला जो अपना कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हिल जाएगा, है ना, डगमगाएगा उसके कदम, वो थोड़ा सा पीछे हटेगा, है ना, क्योंकि ये एरिया इसका वीक पॉइंट है, ये इस पर ना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, वल्नरेबल एरिया है उसका, है ना, वीकनेस है उसकी उस एरिया के अंदर। तो अगर आप उस वीकनेस के ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हो, आपके लिए अच्छी बात है ना, आप उसको आउट परफॉर्म कर दोगे, आप उसको पीछे छोड़ दोगे, है ना, आप उसको पीछे छोड़ दोगे, आप उससे अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वल्नरेबिलिटीज उसकी देखी किधर है, वीकनेसेस उसकी देखी किधर है, उधर उसको आपने टारगेट किया और उसको वहाँ पे आपने हरा दिया, है ना। तो इसका कितना पोटेंशियल है, कितने चांसेस है, ऐसा हर बार थोड़ा ना ये आपको सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन की वल्नरेबिलिटीज दिख गई, वहाँ पे उसको आपकी वीकनेस दिख गई, मतलब सामने वाले की वीकनेस आपको दिख गई, और आप उस वीकनेस पे जो है ना वहाँ पे आप उसको अच्छे से टारगेट करके जो हिट भी कर पाए। अरे आपके पास भी तो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उसको टारगेट करने की। आपको वल्नरेबिलिटी तो पता लग गई कि यार ये एरिया में इसकी ये वीकनेस है, लेकिन उस वीकनेस को कैसे आपने यूटिलाइज करना है अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, ये भी तो आपको आना चाहिए। अगर आपको ये आता ही नहीं होगा तो कैसे आप जो है उसकी वीकनेस को अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह जो है बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना। अगर अगर आपके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं रहेगी वो सारी, मतलब आपको आना चाहिए। बेसिकली सामने वाले की वीकनेस है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई इंडस्ट्री अच्छी हो गई, है ना। सामने वाले की वीकनेस है, सामने वाला वल्नरेबल है कुछ सिचुएशंस के अंदर, आपको पता है, लेकिन उस पर आपको कैपिटलाइज करना भी आना चाहिए। अगर आप कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप बोलोगे कि नहीं इंडस्ट्री अच्छी नहीं, वीकनेस होने के बाद, वल्नरेबिलिटी पता होने के बाद भी आप उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप बोलोगे इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप उस पर कैपिटलाइज कर गए, है ना, आप उसके ऊपर कैपिटलाइज कर गए, आपने उसकी वीकनेस को अपनी अपॉर्चुनिटी बना दी, बराबर आपने हिट किया उसको सही जगह पे और उसको आपने आउट परफॉर्म किया, तो आप बोलोगे भाई इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, सीधी सी बात है। उसके बाद सर अपना आता है सर अगले फैक्टर की तरफ, जो कि अपने इंडस्ट्री के
अट्रैक्टिवनेस को जो है बताता है सर। अगला फैक्टर है हमारा सिक्स्थ फैक्टर है वेदर द कंपनी इज एबल टू डिफेंड अगेंस्ट और काउंटर एक्ट द फैक्टर्स दैट मेक द इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव। जितने भी फैक्टर्स अभी तक अपन ने देखे ना, ये ऊपर के जितने भी फैक्टर्स है ना, चाहे ये सारी ये जितनी भी चीज़ें कि प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ है ना, फिर आपके जो फोर्सेस है अपने पॉटर के 5 फोर्सेस है, वो सारे फोर्सेस फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, नहीं है, कैसे है ना, अपनी पोजीशन क्या है, ये जितने भी अपन ने क्या देखे अभी तक फैक्टर्स देखे ना, ये फैक्टर्स को कितने अच्छे से डिफेंड कर पा रही है। अगर आप डिफेंड कर पा रहे हो, अगर आपके जो है अगर आपको दिख रहा है कि यार मार्केट में आने वाले टाइम के अंदर, इंडस्ट्री के आने वाले टाइम के अंदर ग्रोथ जो है अच्छी होने वाली नहीं है, लेकिन वो ग्रोथ को जो है आप जो है ऐसे थोड़ी ना कि यार हर एक फर्म वहाँ से एग्जिट ले लेगी। कुछ फर्म होगी जो कि ये न्यूज़ सुन के कि भाई मार्केट के अंदर जो है मार्केट जो है गिरने वाला है, ग्रोथ इतनी नहीं, मार्केट गिरने वाला है, ये सुन के कुछ फर्म जो है एग्जिट ले लेगी। लेकिन कुछ फर्म ऐसी भी तो होगी, अरे मार्केट गिरेगा तो वापस उठेगा भी तो सही, अपन इधर रहेंगे, अपन थोड़ा सा लॉस फेस करेंगे, उसके बाद वापस जो है पैसा डाल करके वापस अपने बिजनेस को बनाएंगे ना। इतने साल से धंधा कर रहे हैं, एक न्यूज़ आई कि मार्केट गिरने वाला है तो क्या बाहर निकल जाएंगे क्या इंडस्ट्री से? रहेंगे, टेम्प्रेरी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उसको ओवरकम भी कर जाएंगे, है हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी, है ना। तो हम वही बोल रहे हैं कि आपकी कैपेबिलिटी देखो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि ये सारे फैक्टर्स को आप क्या कर सकते हो, काउंटर एक्ट कर सकते हो, यानी कि थोड़ा सा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, जितने भी फैक्टर्स है उनका थोड़ा सा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, लेकिन आप उस इम्पैक्ट को कितने अच्छे से झेल सकते हो। अगर आपके अंदर उस इम्पैक्ट को झेलने की कैपेबिलिटी है ना, आप उसको जो है काउंटर एक्ट कर सकते हो, यानी कि आप आपकी स्ट्रैटेजीज वगैरह बना करके कुछ ना कुछ करके आप जो है अपना भी काउंटर दे सकते हो, अपने मार्केट शेयर को डिफेंड कर सकते हो। नई कंपनी आपको पता है जो है मार्केट के अंदर एंट्री लेने वाली है, तो ये सुनकर के अपन ने क्या ऑलरेडी मार्केट छोड़ देने का क्या नहीं, अपन अपने मार्केट शेयर को डिफेंड करने का तो ट्राई करेंगे ना। वो घुस रही है किसके लिए, अटैक करने के लिए, है ना। नई कंपनी मार्केट के अंदर आ रही है, आपको पता है कि भाई एक फोर्स है, पॉटर का 5 फोर्स मॉडल में से एक फोर्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, है ना, नया एंट्रेंट मार्केट के अंदर आने वाला है, अपने ऊपर थ्रेट भी आने वाला है, तो क्या अपन भाग जाएगा छोड़ के इंडस्ट्री? ऐसे थोड़ा ना होता है यार, रहना पड़ेगा, अपने को स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी कि आ रहा है ना, ठीक है, अपनी वल्नरेबिलिटीज ढूंढो, वो अपने को वहीं पे हिट करेगा, वहाँ पे काम करो, वहाँ पे काम करके जो है अपन अपना मार्केट शेयर बचा पाएंगे, अपन डिफेंड कर पाएंगे, है ना। तो आपको जो है ये चीज़ें, अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी है, आपके पास क्षमता है कि आप काउंटर अटैक कर सकते हो, तो फिर आपके लिए इंडस्ट्री अभी भी अट्रैक्टिव रहेगी। लेकिन अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, आपको दिख रहा है नई कंपनी मार्केट के अंदर आने वाली है, आपने पहले ही हार मान ली है ना, लड़ने से पहले आपने हार मान ली है, तो आप बोलोगे यार इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है यार, अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, छोड़ना क्या रहने का इंडस्ट्री में, आन दे उसको, अपन निकलते इधर से, आप ऐसे बोलोगे, है ना। तो आपकी कितनी कैपेबिलिटी, आप कितने अच्छे से जो है डिफेंड कर सकते हो। वो तो अटैक करने आ रहा है, वो तो आपका मार्केट शेयर खाने आ रहा है, नया बंदा इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, आपका मार्केट शेयर लेने आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आप थोड़ा ना मार्केट शेयर दे दोगे अपना, आप थोड़ा ना उसको प्रॉफिटेबिलिटी लेकर जान दोगे अपने, आप डिफेंड करोगे, आप डिफेंड करोगे, है ना। तो अगर आपके पास डिफेंड की कैपेबिलिटी है, आप डिफेंड करने की ताकत रखते हो, आपके लिए इंडस्ट्री अभी भी अट्रैक्टिव रहेगी। लेकिन अगर आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास डिफेंड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, आप बोलोगे इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है ना, सिंपल सी बात है। तो ये एक अपना एक फैक्टर हो गया। सातवां, द डिग्री ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि भाई रिस्क कितना है, इंडस्ट्री के फ्यूचर के अंदर रिस्क कितना है, क्या लग रहा है फिर इंडस्ट्री के अंदर अपना इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा रहेगा, है ना। फ्यूचर में जो है बहुत सारे अपने को जो है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज आने वाली है, गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री को फेवर करेगी नहीं करेगी, अपना जो इंडस्ट्री है उसके लिए क्या बजट आएगा, है ना। से फॉर एग्जाम्पल अपन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इंडस्ट्री में अपन ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट क्या बजट बना रहा है, क्या पॉलिसीज लेकर आ रहा है ना, कितना टैक्सेस वगैरह कलेक्ट होंगे, क्या क्या अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्या रिस्क आएगा, वो सारी चीज़ें आप देखोगे, अपने इंडस्ट्री को लेकर के एनालाइज करोगे, समझोगे क्या रिस्क आ रही है, क्या अनसर्टेनिटी आ रही है ना। अभी गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाएगा ये तो भाई अनसर्टेन है, किसको नहीं पता ना, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट को पता है ना। और एक रिस्क भी कहीं ना कहीं एक है कि भाई गवर्नमेंट मतलब कुछ ना कुछ तो आड़ा टेढ़ा करेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो आड़ा टेढ़ा करेगा, पहले भी उसने कुछ तो भी ऐसा किया था, इस बार क्या करेगा पता नहीं, है ना। तो एक अनसर्टेनिटी है, ये सारी चीज़ों को भी आप देखोगे और ये देख करके डिसाइड करोगे कि इंडस्ट्री की कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी अट्रैक्टिव आपको इंडस्ट्री लग रही है, क्या आप उसके अंदर धंधा कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप डिसीजन आप ले सकते हो। द सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग द इंडस्ट्री एज अ होल। इसके अलावा जितने हैं आपके अपना लास्ट वाला पॉइंट होता है ना लॉ के अंदर, एंड अदर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये 8वां पॉइंट वही है, अदर अदर प्रॉब्लम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी बाकी प्रॉब्लम्स आपको लगती है एक इंडस्ट्री के अंदर आ सकती है, वो आप कंसिडर करोगे। अगर आप उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव। अगर आप उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे हो, इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव, सिंपल सी बात है ना। तो आपकी वेरियस जो भी अदर प्रॉब्लम्स आने वाली है उसके बेसिस पे आप जो है इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस अनअट्रैक्टिवनेस जो है डिसाइड कर सकते हो सर। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर रहेगा, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। ये कैसे आप डिसाइड करोगे एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है नहीं है, आप बिजनेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो उसके अंदर, है ना।
आपने क्या करना चाहिए, ये आप कैसे डिसीजन लोगे, कौन से फैक्टर है जो कि अट्रैक्टिवनेस को इम्पैक्ट करती है। सबसे पहला ग्रोथ, फिर प्रॉफिटेबिलिटी, फिर आपके पॉटर के जो फोर्सेस अपन ने देखे ड्राइविंग फोर्सेस, वो सारे फोर्सेस क्या फेवरेबल है अनफेवरेबल है, आपकी क्या पोजीशन बन रही है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वीक पोजीशन है, आपका कितना पोटेंशियल है कि आप कितने अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हो सामने वाले की वीकनेस के ऊपर, सामने वाले की वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर, आप कितने अच्छे से डिफेंड कर पा रहे हो, जितने भी ऊपर ये फैक्टर्स है उन सारे फैक्टर्स को कितने अच्छा आप जो है डिफेंड कर पा रहे हो, है ना, आप आपके मार्केट शेयर को कितने अच्छे डिफेंड कर पा रहे हो, है ना। उसके बाद जितने भी आपके रिस्क है अनसर्टेनिटीज़ है, इससे आप आपकी इंडस्ट्री के जो है अट्रैक्टिवनेस को जो है डिटरमाइन करते हो, एंड जितने भी अदर प्रॉब्लम्स हो गए वो सारे प्रॉब्लम्स को भी आपको कंसिडर करके जो है ये पता लग जाता है कि क्या आपका जो है इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या फिर नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट सबको क्लियर रहेगा। एक बार खुद से तुम एक बार रिवाइज कर लेना घर पे जा करके, नोट्स अपलोड हो जाएंगे, उसको एक बार तुम क्या कर लेना, अपने हैंड रिटन बना देना, बनाते बनाते रिवाइज हो जाएगा, मस्त भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आते अगले पार्ट की तरफ, है ना। मस्त तेज़ी से जो है सर अपन ने एक कंसेप्ट अभी उड़ा दिया है। कितना टाइम हुआ है, आधा घंटा हो चुका है, और आधा घंटा लेक्चर लेंगे सर एकदम बढ़िया से। जो है अपना टारगेट है ये एक एक्सपीरियंस कर्व वाला एक पार्ट है ना, एक्सपीरियंस कर्व वाला एक पार्ट है, ये समझना है अपने को, और एक वैल्यू क्रिएशन वाला पार्ट है, ये अपने को समझना है। टाइम रहा तो कस्टमर बिहेवियर तक भी जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, बिकॉज अपने पास जो है प्लान्ड है, सारा कुछ प्लान्ड है, तो तुम टेंशन मत लो। तो सर अपना अगला जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है एक्सपीरियंस कर्व वाला पार्ट। अपन समझेंगे अभी एक्सपीरियंस कर्व ये कंसेप्ट क्या है ना। जैसे कि तुमको समझ में आ रहा है, नाम है एक्सपीरियंस, नाम क्या है सर, एक्सपीरियंस, और एक कर्व है ना, एक कर्व है एक्सपीरियंस कर्व, ठीक है। तो इसको अपने को जो है समझना है अपने इस वाले पार्ट के अंदर में, है ना। कर्व तो बेसिकली अपने को इतना रिलेवेंट नहीं होता, तो कर्व वर्व मैंने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है। एक्सपीरियंस आपको जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस कर्व का कंसेप्ट अपन समझेंगे। एक डायग्राम भी आपको जो है मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल आप खोल करके देख लेना, तो आपको दिखेगा कि वो कर्व दिखता कैसे है ना। तो यहाँ पर अपन जो है कंसेप्ट को समझते हैं। अपना मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि अपने को कंसेप्ट को समझना है। आपको जो है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कंसेप्ट पूछेगा, आपको डायग्राम बनाने को नहीं बोलेगा, है ना। तो सर यहाँ पर जो अपन एक्सपीरियंस कर्व इस कंसेप्ट को जो है समझते हैं। एक्सपीरियंस कर्व आपके हिसाब से क्या रहेगा, नाम सुन करके आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या आता है एक्सपीरियंस कर्व। बेसिकली सर अपन जो है एक टास्क को जो है अपन परफॉर्म कर रहे हैं ना। कोई भी टास्क ले लो, से फॉर एग्जांपल पढ़ाई, है ना, से फॉर एग्जांपल पढ़ाई। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जिनका फाउंडेशन पे अटेम्प्ट लगा रहेगा, है ना। मैं मेरी बात बताऊँ तो मेरा भी फाउंडेशन के लेवल पे अटेम्प्ट लगा हुआ है, 3 अटेम्प्ट मेरे को फाउंडेशन पे लगे हुए, है ना। पहला मैंने अटेम्प्ट दिया था दिसंबर 21 में, फिर दूसरा मैंने जून 22 में दिया था, और तीसरा मैंने दिसंबर 22 में दिया था, जिसमें फाइनली मेरा जो है दिसंबर 22 वाले अटेम्प्ट में जो है मैं क्लियर किया, है ना। तो 3 अटेम्प्ट टोटल मैंने जो है सीए फाउंडेशन लेवल पे दिए। तीनों बार जब मैंने अटेम्प्ट दिए, है ना, जब मैंने पहली बार अटेम्प्ट दिया तो मैंने जो है पढ़ाई वगैरह में इतना ध्यान नहीं दिया। जब दूसरी बार मैंने अटेम्प्ट दिया जून 22 में, तो मैंने थोड़ा सा जो है और मेहनत किया, तो मैंने जो है मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा बदला, है ना। मेरे को एक्सपीरियंस आया, पहले वाला जो मैंने अटेम्प्ट दिया उससे मेरे को एक्सपीरियंस आया, ठीक है ना। क्या एक्सपीरियंस आया कि यार भाई इधर इधर जगह है, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, है ना। वापस से मतलब ऐसा नहीं कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। पहला जब अटेम्प्ट मैंने दिया तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं की थी, मैंने प्रैक्टिस की थी, लेकिन मेरे को वापस से वही सम्स को दोबारा जो है दूसरे अटेम्प्ट के लिए करना पड़ा। दूसरे अटेम्प्ट में मेरे को वापस से वही सारे सम्स मेरे को सॉल्व करने पड़े, है ना। सेम सम्स थे, सेम सम्स मेरे को वापस से सॉल्व करने पड़े। तो जब मैं दूसरी बार सॉल्व कर रहा था ना, तो कहीं ना कहीं जो है मेरा एक्सपीरियंस मेरे को आ चुका था। मेरे को पता था कि यार मैं इधर गलती करने वाला हूँ, इधर मैंने गलती की हुई है पहले अटेम्प्ट में, यहाँ पे मेरे को इस बार ही गलती नहीं करनी है। तो उस बार ही मैंने वहाँ पर जो है थोड़ा सा और अच्छे से जो है वहाँ पर मैंने ध्यान दिया, और अच्छे से ध्यान देकर मैंने अच्छे से जो है वो वाले पर्टिकुलर सम को जो है सॉल्व किया। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट देने के बाद मेरा तीसरा अटेम्प्ट लगा, है ना। मेरे को पता चला कि दूसरे अटेम्प्ट में भी अपने से गलती हुई हुई है, तीसरा अटेम्प्ट मैंने दिया। अब जब तीसरे अटेम्प्ट के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर से वही सम्स मेरे को सॉल्व करने पड़े। पहले अटेम्प्ट में भी मैंने सेम सम सॉल्व किए, दूसरे अटेम्प्ट में भी मैंने सेम सम सॉल्व किए, तीसरे अटेम्प्ट में भी मैंने जो है सेम सम्स जो है मेरे को सॉल्व करने पड़े, बिकॉज और कुछ अपने पास ऑप्शन नहीं रहता, अपने को वही बुक के वापस से उठा करके जो है रिवाइज करनी पड़ती है सर। तो वही बुक तीसरे अटेम्प्ट में मैंने फिर से उठाई, वही बुक के वही सम्स मेरे को, वही क्वेश्चन जो है मेरे को फिर से देखने पड़े। तो अब जब मैं तीसरी बार देख रहा हूँ ना, तो मेरे को पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस आ चुका है, ठीक है ना। अब मेरी जो मेरे को शायद पहली बार जब मैं सम को मैंने उठाया था पहले अटेम्प्ट में, तो मेरे को उसी सम को सॉल्व करने के लिए आधा घंटा लगा होगा। जब मैंने दूसरी बार दूसरे अटेम्प्ट में उस क्वेश्चन को उठाया करने के लिए, है ना, तो मेरे को जो है से फॉर एग्जांपल 20 मिनट 25 मिनट लगे रहेंगे। लेकिन जब मैंने तीसरी बार उठाया ना उसी सम को, तो मेरे को सिर्फ 10 से 15 मिनट लगे उस सम को जो है सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि एक रिपीटेटिव प्रोसेस है वो, है ना। रिपीटेटिवली एक ही प्रोसेस को मैं 3 बार कर रहा हूँ, तो जब मैं तीसरी बार उस प्रोसेस को कर रहा हूँ ना, तो मेरे को एक तरीके से एक्सपीरियंस आ चुका है। मेरे को पता है यार इसको, ये काम तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसको तो मेरे को पता है, इसको मैं यूँ कर दूंगा, है ना, इसको मैं क्या कर दूंगा, यूँ कर दूंगा। एक एक्सपीरियंस जो है आपको जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस जो है आ चुका रहता है, क्योंकि यार रिपीटेटिव प्रोसेस है। फेस कैम थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो है ये हो गया है, ब्लैक हो गया, आई नो,
फेस कैम यहाँ पे मैं मतलब थोड़ा कंटिन्यू करते हैं अगर, और मतलब क्योंकि बारिश का मौसम हो गया ना, तो इसके लिए थोड़ा सा वो ब्लैकआउट टाइप लग रहा है, और अपना फेस कैम क्वालिटी मैंने पहले भी बताया हुआ है थोड़ा सा लो है, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैं क्या बोल रहा हूँ सर, यहाँ पर जो एक रिपीटेटिव प्रोसेस से क्या होता है ना सर, रिपीटेटिव प्रोसेस से जो है आप जो है क्या करते हो सर, आपको एक्सपीरियंस आते जाता है। मेरे लिए क्या है सर, कि 3 अटेम्प्ट में जो मैंने अकाउंट्स का, सेव फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स की सम्स अगर अपन सॉल्व कर रहे, तो वही अकाउंट्स के सम मैं जो है तीसरी बार देख रहा हूँ, तो तीसरी बार जो मेरा टाइम है ना सॉल्व करने का, वो सबसे कम होगा, है ना। अब मैं अगर से फॉर एग्जाम्पल मेरा चौथा अटेम्प्ट भी लगा रहता, तो चौथे अटेम्प्ट में जो है मैं और कम टाइम में उसको सॉल्व कर पा रहा होता। तो जैसे जैसे मैं एक रिपीटेटिव टास्क को जो है वापस वापस करता हूँ ना, मेरे को एक सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आ जाता है, और जो उस टास्क को परफॉर्म करने का टाइम है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी जो है मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती गई है ना। मेरी एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस के साथ साथ मेरी एफिशिएंसी जो है वो धीरे धीरे जो है बढ़ते गई है। वही है सर एक्सपीरियंस कर्व, है ना। उसको अपन लर्निंग इफेक्ट भी बोलते हैं, कि यार अपन सीखते गए, है ना। जैसे जैसे अपन सीखते गए वैसे वैसे अपन ग्रो करते गए, मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ती गई, है ना। भले ही मेरा अटेम्प्ट लगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी एफिशिएंसी भी तो बढ़ी, कहीं ना कहीं मेरी एफिशिएंसी भी तो बढ़ी। कहीं पे तो मैं जहाँ पे मैं पहले लैक कर रहा था, पहले दूसरे अटेम्प्ट में जहाँ पे मैं लैक कर रहा था, तीसरे अटेम्प्ट में मैंने वहाँ पे इंप्रूव किया, तो एफिशिएंसी भी तो बड़ी सर मेरी, है ना। तो यहाँ पर जो है लर्निंग कर्व यही बताता है, एक्सपीरियंस कर्व आपको यही बताता है कि यार जैसे जैसे आप एक रिपीटेटिव प्रोसेस जो है बार बार करोगे, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आते जाएगा, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आते जाएगा वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी भी जो है काम करने की बढ़ती जाएगी। पढ़ते सर इसको यहाँ से अपन, एक्सपीरियंस कर्व अकीन टू अ लर्निंग कर्व, यानी कि जिसको अपन लर्निंग कर्व भी बुलाते हैं, विच एक्सप्लेन्स द एफिशिएंसी इंक्रीज गेन्ड बाय वर्कर्स टू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। यहाँ पे तो अपन वर्कर नहीं है, मान लो अपन वर्कर ही है एक तरीके से आईसीआई के, बट वर्कर अपन अगर फैक्ट्री में देखें तो फैक्ट्री में वर्कर भी जो एक ही टास्क को जो रिपीटेटिवली करता है। मैं चॉकलेट की फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरा काम है कि मेरे को जो चॉकलेट का लिक्विड है उसको जो मोल्ड्स है, चॉकलेट के मोल्ड्स है उसके अंदर फिल करना है ना। तो जब मैं पहली बार वो काम करूँगा तो मेरे को शायद बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब तीसरी चौथी पाँचवीं बार मैं डेली आ रहा हूँ, डेली वही काम दिया है मेरे को कि भाई डेली आ, डेली चॉकलेट लिक्विड चॉकलेट ले, और अपने जो मोल्ड्स है चॉकलेट के मोल्ड्स है उसके अंदर भरते रहे, है ना। डेली मेरे को यही काम दिया जाता है। जब मैं डेली आ रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरी जो है डे बाय डे एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। जो मेरे को पहले दिन पे काम करने के लिए टाइम लगा रहेगा ना, वही 10वें दिन पे काम मैं करूँगा ना, तो मेरा टाइम कम ही होगा। पहले दिन अगर मेरे को 1 घंटा लगा रहेगा वो सारे मोल्ड्स को भरने के लिए, तो जब मैं 10वें दिन वो काम करूँ ना, शायद मेरे को सिर्फ आधा घंटा ही लगे वो काम करने के लिए, है ना। क्या है, लिक्विड चॉकलेट है, मोल्ड में भरना है। लेकिन जब मैं पहले दिन आया रहूँगा तो मेरे अंदर डर भी होगा, अरे गिर गया तो अरे कैसे भरना है, बराबर भर रहा हूँ नहीं भर रहा हूँ, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करूँगा, टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। 10वें दिन तुम्हारे दिमाग में ये कुछ नहीं रहेगा, अरे गिरा तो गिरा यार, मेरे को पता है इनका नेचर कुछ नहीं है, थोड़ा सा साफ करनी है, कुछ नहीं होता है ना। ऐसा भरना है, ऐसा ही भरेगा, बराबर भर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10वें दिन तक तुम्हारी वो जो जितने भी सवाल होंगे वो तुम्हारे दिमाग से जा चुके रहेंगे, तुमको एक्सपीरियंस आ चुका रहेगा भरने का, लिक्विड चॉकलेट को मोल्ड्स के अंदर भरने का, है ना। तो तुम्हारे वो एक्सपीरियंस की वजह से तुम्हारी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी जो है बढ़ गई रहेगी, है ना। मैं करता हूँ ब्लैकआउट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फेस कैम बंद कर देता हूँ। ये दिक्कत ये है कि तुमको वो इरिटेट करेगा, मतलब मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब करना पड़ रहा है, बट क्वालिटी ऐसी है अभी अपने फेस कैम की, तो कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड करते करते थोड़ा सा लेट हो गया, बारिश का माहौल बन गया। वैसे अगर बारिश का माहौल नहीं बनता तो अच्छा खासा उजाला रहता है और अपना लेक्चर जो है हो जाता, बट कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन द कॉमनली ऑब्जर्व फेनोमेना दैट यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस एज अ फर्म अक्यूमुलेट्स एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वो बोल रहे हैं कि आपका जो यूनिट कॉस्ट है ना, वो यूनिट कॉस्ट भी जो है कम होते जाता है, यूनिट कॉस्ट भी आपका कम होते जाता है जैसे जैसे आप क्या करते हो, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है करते रहते हो। बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को जो है यहाँ पे पॉइंट छेड़ रहा है कि यार जैसे जैसे अपन जो है अपना प्रोडक्शन को बढ़ा देते वैसे वैसे अपना यूनिट कॉस्ट भी जो है कम होते जाता है। एक्सपीरियंस का भी उसी इसमें जो है उसी फेनोमेना के ऊपर बेस्ड है कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, आपका जो है टाइम जो है बीत जाता है, जैसे आप एक सेम प्रोसेस को बार बार करते जाते हो ना, वैसे वैसे आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ये एक ऐसे कंसेप्ट पे बेस्ड है जिसको अपन बोलते हैं वी लर्न एज वी ग्रो, है ना। हम लोग जैसे जैसे जो है सीखते जाते हैं चीज़ों को, वैसे वैसे अपन ग्रो करते जाते हैं लाइफ में। द इम्प्लीकेशन इज दैट लार्जर फर्म्स इन एन इंडस्ट्री वुड टेंड टू हैव लोअर यूनिट कॉस्ट एज कम्पेयर टू दोज फॉर स्मॉलर कंपनी। स्मॉलर कंपनी जो है छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रही है, लार्ज कंपनी बड़े फर्म्स आपके लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है, तो उनका पर यूनिट कॉस्ट भी जो है थोड़ा सा कम होता है ना, बड़ी कंपनियों का, क्योंकि वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गुड्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एक टाइम पे, कैपेसिटी उनकी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो उनका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कम यहाँ पे होता है सर। एक्सपीरियंस कर्व रिजल्ट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज लर्निंग इफेक्ट्स, कि जैसे जैसे आप सीखते जाते हो कितना जल्दी आप सीखते हो,
तो आपका एक्सपीरियंस कर्व जो है आपका वेरियस फैक्टर्स जो है आपके जो है प्ले करते हैं आपके एक्सपीरियंस कर्व के अंदर। बेसिकली आपको जो है ये जो अपन बोल रहे हैं कि यार जैसे जैसे एक्सपीरियंस आते जाएगा वैसे वैसे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, लेकिन ये भी जो आपका कंसेप्ट है ये भी बेस्ड है कुछ फैक्टर्स के ऊपर पे। लर्निंग इफेक्ट्स, कितना ज़्यादा जल्दी आप सीखते हो। एक आपका जो है वर्कर है जो कि इतना ज़्यादा जल्दी अडेप्टिव नहीं है, जो कि इतना जल्दी जो है चीज़ों को सीखता नहीं है, समझता नहीं है ना, थोड़ा सा भोंदू सा वर्कर है अपना, तो वो क्या करेगा 10वें दिन भी शायद उसी स्पीड से काम करता रहेगा, है ना। 10वें दिन भी जो है शायद अगर उसका जो है उसी काम को जो है आधा घंटा उसका लगना चाहिए था, जो कि उसको पहले दिन पे 1 घंटा लग रहा था, तो 10वें दिन पे उसका उसको उस काम का जो है मे भी 50 मिनट लग रहा हो, सिर्फ 10 ही मिनट उसने जो है कम किया हो। हाँ, वहीं पे एक अच्छा वर्कर हो जिसका जो है लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसका लर्निंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखता है ना, तो वही वो 1 घंटे का आधा घंटा कर देगा, है ना। तो आप कितना जल्दी एक पर्टिकुलर टास्क को सीखते हो, समझते हो, आपकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है, वो भी आपके एक्सपीरियंस कर्व को जो है इम्पैक्ट करेगी, है ना। उसके असर आपका आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी आपके जो है एक्सपीरियंस कर्व को इम्पैक्ट करेगी। अगर आपकी फर्म जो है छोटा मोटा जो है आपका प्रोडक्शन करती है, छोटे मोटे स्केल पे प्रोड्यूस करती है, तो इतना ज़्यादा आपको रिपीटेटिव टास्क जो है नहीं मिल रहा होगा, है ना। आपको बोल दिया जा रहा होगा कि तू भाई आ जा, आज एक बैच मैन्युफैक्चर कर और उसके बाद तू सीधा 10 दिन बाद आइयो अगला बैच मैन्युफैक्चर करने के लिए, बिकॉज छोटी फॉर्म है, 10 दिन तो सर उसी बैच को जो है अपने को जो है क्लियर करने में लगेगा, है ना। 7-8 दिन में, जे फॉर एग्जांपल 7 दिन लग रहे, तो तू एक काम करियो 5 दिन बाद आइयो, है ना। अपने को 7 दिन एक एस्टिमेट लगता है इस पर्टिकुलर बैच को बाहर निकालने में मार्केट में, है ना। तो तू अभी अभी से इतना मैन्युफैक्चरिंग करके क्या मतलब, अभी हो सकता है छोटी फर्म के पास पैसा भी नहीं हो उतना वर्कर लोगों को देने के लिए, उतने लेवल पे जो है प्रोड्यूस करवाने के लिए गुड्स, है ना। तो वो उसके बाद लिमिटेशन है, उसके बाद कंस्टेंट, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस कर्व भी इंपैक्ट हो रहा है। हाँ, अगर एक बड़ी फर्म है तो उसके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा होगा, वर्कर लोगों को बुला करके डेली काम करवाएगा, डेली उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा, उनको अच्छे से पैसा दे पाएगा, तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करा पाएगा ना। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो आपका डेली आपको जो है आकर के टास्क करना पड़ रहा है। छोटी फॉर्म में क्या हो रहा है, आ जा 3-4 दिन बाद आइयो अगले मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो 3-4 दिन का गैप आ जा रहा है, उसकी वजह से जो आपकी एफिशिएंसी जो बढ़ जाती है अगले दिन, वो बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि 3-4 दिन का गैप आ रहा है। फिर तुमको सुस्ती आ जाएगी, फिर तुम आओगे आराम आराम से काम करोगे। यही अगर तुम एक लार्ज फॉर्म के अंदर काम कर रहे हो, डेली तुमको वही काम करना पड़ रहा है, तो लर्निंग इफेक्ट तुम्हारा बहुत ज़्यादा ये होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इकोनॉमी आपका एक्सपीरियंस कर्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, आपकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी, क्योंकि एक ही टास्क है जिसको आप रिपीटेटिवली डेली कर रहे हो। छोटी फर्म्स में आपको डेली नहीं बुलाया जाता है ना, छोटी फर्म्स में आपको 2-3 दिन का गैप दिया जाता है कि भाई तू 2-3 दिन बाद आइयो, है ना। रोज रोज क्योंकि कंस्टेंट है ना, छोटी फर्म के अपने कंस्टेंट है कि यार उनके पास पैसा नहीं है रोज देने के लिए, है ना। उनके पास उतना प्रोडक्शन तो कर लेंगे, लेकिन बेचने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए, बेचने के लिए भी तो कस्टमर वगैरह चाहिए, उतनी डिमांड भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो छोटी है ना। तो धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे फिर आपका एक्सपीरियंस कभी वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा सर। उसके बाद सर आपका जो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, तो जब हमने बात कर ली, उसके बाद आपका आ रहा है सर प्रोडक्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डिजाइन में, प्रोडक्ट रीडिज़ाइन भी जो है आपका क्या करेगी, एक्सपीरियंस कर्व के ऊपर इंपैक्ट डालेगी। अगर आपका टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम हो रहा है ना, वही काम जो वर्कर पहले कर रहा था वही अब टेक्नोलॉजी कर रही है, तो फिर एक्सपीरियंस कर्व का जो है कुछ इधर मतलब आया ही नहीं ना, है ना। टेक्नोलॉजी मशीन आपने लगा दी काम के लिए, अब मशीन के अंदर क्या लर्निंग कर्व, मशीन तो एफिशिएंसी के साथ डे 1 से काम करेगी ना। मशीन ऐसे थोड़ी ना कि सीख सीख के जो है वो कर जाएगी। हाँ, आजकल काफ़ी सारे ऐसे आ रहे हैं ना, मशीन लर्निंग करके कॉन्सेप्ट है कि मशीन जो है आजकल मतलब ऐसी मशीन आती है जो कि डे 1 पे पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करती है, डे 1 पे जैसा आपको काम चाहिए वैसे काम नहीं करती है, वो आपको जो है देखती है, समझती है आप कैसे जो है उसको ऑपरेट कर रहे हो, उसको समझती है, और उसके हिसाब से जो है डे बाय डे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। लेकिन ये अभी भी कंसेप्ट जो है अभी तक जो है चल रहा है, मशीन लर्निंग का कंसेप्ट चल रहा है। आप लोग थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। सितंबर 24 वालों के पास इतना टाइम नहीं है, तो तुम लोग इधर ध्यान दो कि टेक्नोलॉजी अगर तुम्हारा काम कर रहा है, जो लेबर तुम्हारे पास डेली आता था, डेली आकर के काम करता था, डेली आकर के एफर्ट्स लगाता था, है ना, तो लेबर के पास वो ब्रेन है, वो लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो लर्न कर सकता है और ग्रो कर सकता है ना, वो लर्न कर सकता है और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। मशीन का तो अपन ने ऑलरेडी जो है पूरा ऑटोमेट करके रखा है ना, पूरे उसके अंदर कमांड्स वगैरह डाल के रखे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर वो चल रहा है ना, तो उसके अंदर तो डे 1 से एफिशिएंसी हमको लेकर के आके देगा ना, तो वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस कर्व का जो है अपना जो है रोल नहीं आएगा। तो एक्सपीरियंस कर्व कहाँ पे रोल आएगा, जहाँ पे जो है मैनुअल काम हो रहा है, ऑटोमेटेड काम चल रहा है, तो फिर एक्सपीरियंस कर्व का वहाँ पे कुछ संबंध नहीं है। हाँ, मैनुअल काम चल रहा है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस कर्व अपन जो है देख सकते हैं सर। तो आपका टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव हो रही है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसकी वजह से जो है आपके एक्सपीरियंस कर्व के ऊपर भी जो है इंपैक्ट पड़ रहा है सर। उसका प्रोडक्ट रीडिज़ाइन, है ना, पहले एक प्रोडक्ट था, आपको एक सर्टन मेथड था, है ना, एक आपका प्रोडक्ट था, से फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट पहले आप जो है एक तरीके से बनाते थे। से फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट को जो आपने जो एक मोल्ड है, मोल्ड बेसिकली आपका जो चॉकलेट रहता है, पहले लिक्विड चॉकलेट रहता है, फिर अपन उसको मोल्ड्स में फिलअप करते और उसको फ्रीज करते, तो फिर वो उस मोल्ड का जो है शेप ले लेता है ना। तो आपने जो मोल्ड्स है जिसके अंदर मैनुअल
लेबर आपका जो चॉकलेट फिल कर रहा था ना, वो मोल्ड्स को आपने बदल दिया, प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर दिया, तो अब लेबर को भी समझना पड़ेगा ना यार, इन्होंने मोल्ड को जो है रीडिज़ाइन कर दिया है, तो अब शायद मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी शायद उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। पहले वही अगर आपने जो एग्जिस्टिंग मोल्ड से अगर आपने मोल्ड्स चेंज नहीं किए हुए रहते तो उसको आधा घंटा लग रहा था, अब आपने मोल्ड चेंज कर लिए तो वही आधे घंटे का 45 मिनट्स उसको लग जाएगा, है ना। तो एक्सपीरियंस कर्व में क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप काम कर रहे थे वैसे वैसे आपका टाइम कम होते जाना चाहिए था, एफिशिएंसी बढ़ती जानी चाहिए थी। यहाँ पे अब आपने मोल्ड चेंज कर दिया, प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर लिया, तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि यार उसको थोड़ा सा टाइम फिर से ज़्यादा लगना है ना। अब आपका एक्सपीरियंस कर्व यहाँ पे जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट कर गया, है ना। तो यहाँ पर क्यों इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट को आपने रीडिज़ाइन कर लिया, चॉकलेट का मोल्ड था पहले अलग था, अब आपने अलग कर लिया उसको, अब आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया उसको, तब उसको समझने के लिए भी टाइम लगा ना। अच्छा ये मोल्ड है तो इसको मेरे को इसके अंदर चॉकलेट ऐसे भरना पड़ेगा ताकि चॉकलेट लीक ना करे, है ना। तो उसको चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर्व आपका जो है इम्पैक्ट हो जाएगा, एफिशिएंसी उतनी आ नहीं पाएगी। तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस कर्व वाला इधर तक का पार्ट तो तुमको क्लियर रहेगा, है ना, इधर तक का पार्ट तुमको जो है क्लियर रहेगा। अब अपन जो है अपना एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सपीरियंस कर्व के फीचर्स क्या है ना, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, एक 2-3 मार्क के लिए शायद पूछ सकता है, आपको एमसीक्यू बना करके भी पूछ सकता है कि एक्सपीरियंस कर्व के फीचर्स क्या है ना। एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस, जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है एक्सपीरियंस मिलता जाता है। एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ा सा जो है एक सर्टन एडवांटेज है आपकी कॉम्पिटिशन के ऊपर में, है ना। आप जो है पहले से जो है उधर इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, कॉम्पिटिटर नया नया आ रहा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको सिचुएशंस पता है, आपको पता रहती है कैसी कंडीशंस बनती है इस इंडस्ट्री के अंदर, है ना। आपके पास उसके लिए ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी जो है बनी हुई है। कॉम्पिटिटर नया है, कॉम्पिटिटर को इंडस्ट्री को समझना है, उसको पता करना है, उसको स्ट्रैटेजी बनानी है, उसको टाइम लगेगा वो सब चीज़ें करने के लिए। आपने उतना ऑलरेडी टाइम बिता चुका है, आपने उतना टाइम ऑलरेडी जो है वहाँ पर जो है अपना लगा दिया है, अब आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं आपके पास एडवांटेज रहेगा। तो कहीं जाकर के सिचुएशन अगर थोड़ी नीचे ऊपर होती है तो आपके ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं आएगा एज कम्पेयर टू योर न्यू कॉम्पिटिटर जो कि मार्केट के अंदर अभी अभी आया है, क्योंकि आप पहले से थे, आपके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है मतलब वो है ना, मतलब थोड़ा सा हड़बड़ा जाएगा, है ना, थोड़ा सा वो जो है मतलब वो उसको समझ नहीं आ जाएगी, पहले तो सिचुएशन उसको समझने में टाइम लगेगा, फिर वो समझेगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, है ना, थोड़ी सी चीज़ें उसके लिए नहीं रहेगी। तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके लिए जो है कॉम्पिटिशन के ऊपर आपको एडवांटेज दे देता है। एक्सपीरियंस इज अ की बैरियर टू एंट्री, ये एक बैरियर की तरह भी काम करता है। अगर वो देखता है ना, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल नई कंपनी है, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर घुसना चाहती है, देखिए कि भाई रिलायंस है, अबे एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन आइडिया की ऑलरेडी हालत तगड़ी चल रही, मतलब खराब चल रही है ना, उसके बावजूद भी वो वहाँ पे है, इतने एक्सपीरियंस के साथ आज भी वो वहाँ पे टिकी हुई है। तो इतने सारे एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स हैं इनके बीच में साला मैं घुस के कम्पीट कैसे करूँगा, मेरे को नहीं करना भाई, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर मैं नहीं घुसना रहा, मेरे को एंट्री नहीं लेनी टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, बड़े एक्सपीरियंस कॉम्पिटिटर है, मेरे को इसके अंदर नहीं लेनी। तो एक्सपीरियंस जो है जियो का, एक्सपीरियंस जो है एयरटेल का, एक्सपीरियंस जो है वोडाफोन आइडिया का, ये रोक रहा है आपके एक नए कॉम्पिटिटर को टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आने से। तो एक्सपीरियंस एक की बैरियर की तरह भी काम करता है। कोई भी इंडस्ट्री में आप देखो ना, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आप देखो, इतने टाइम से जो आपकी इंडस्ट्री चलती हुई आ रही है, इतने टाइम से कोई बिजनेस चलता हुआ आ रहा है ना, तो कोई भी नया बिजनेस उसके मार्केट के अंदर घुसने के लिए जो है कतराएगा, थोड़ा सा डरेगा कि यार ये ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हुआ है, तो उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, टाइम भी उसको काफ़ी लगेगा मार्केट के अंदर एंट्री लेने में, आसानी से एंट्री नहीं ले पाएगा वो। लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, जो कि अपन ने ऊपर भी देखा, इसका अपन ने डिस्कशन भी किया कि लार्ज फर्म्स का एक्सपीरियंस कब क्यों स्ट्रॉन्ग होता है और स्मॉल कंपनीज का एक्सपीरियंस कब क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना। तो लार्ज और सक्सेसफुल आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस कब स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट जो है पोजेस करेगी सर। तो मेरे ख्याल से इतने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर रहेंगे। 2 टॉपिक अभी तक अपन ने कवर किए हुए, सबसे पहला अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री और दूसरा अपन ने कवर किया एक्सपीरियंस कर्व, है ना। आज का लेक्चर अपन जो है यहाँ पे रोकेंगे नहीं, अपन को तीसरा पॉइंट भी जो है अच्छे से समझना है, वैल्यू क्रिएशन वाला। इजी पॉइंट है, तुमको आराम से समझ जाएगा, है ना। इसको अपन थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं या फिर इसको ख़त्म ही कर देते हैं आज के लेक्चर में, बिकॉज आगे अपने जो है, बिकॉज अब अगर देखो तो अपने 10वां लेक्चर चल रहा है, आज अपने चैप्टर 2 का 10वां लेक्चर है ना। तो टाइम अपने पास थोड़ा सा मतलब वो भी देखना, टाइम को भी अपने को देखना है, ऐसा नहीं कि अपन आराम आराम से लेक्चर लिए जा रहे, है ना। तो अपने को टाइम में भी देखना है, एक अपना सर्टन प्लान रहता है, उसके अकॉर्डिंगली अपने को चलना रहता है। तो अपन जो है वैल्यू क्रिएशन का जो है तीसरा कंसेप्ट है, इसको अपन जो है देख लेते, जहाँ पे मेरे को लग रहा है अगर स्ट्रेच हो रहा होगा तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। अभी के लिए तो मेरे को लग रहा है सब क्लियर रहेगा। कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ मेजर अपन ने एक चीज़ कुछ देखा नहीं है कि मतलब मेजर ऐसा कुछ कंसेप्ट है कि भाई मतलब बच्चे को बहुत हैवी जाएगा, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लग रहा है। कुछ ऐसा हैवी पार्ट अपन ने नहीं देखा है, हल्के हल्के कंसेप्ट है, आराम से तुमको समझ में आते जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट है, एकदम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वैल्यू क्रिएशन तो एकदम तुमको अच्छे से समझेगा, है ना। इसको अपन अच्छे से जो है डिस्कस कर सकते है सर। तो आ जाओ वैल्यू क्रिएशन वाले पार्ट को जो है अपन डिस्कस करते
है सर। वैल्यू क्रिएशन तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, तुम्हारे हिसाब से वैल्यू क्रिएशन क्या रहेगा, है ना? वैल्यू क्रिएशन तुम अपने हिसाब से सोचो कि वैल्यू क्रिएशन मतलब क्या, है ना? से फॉर एग्जांपल जो है, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल अपन ने अपनी जो वॉच है, वॉच तो तुमने देखी हुई है अपनी, है ना? अपनी जो वॉच है, अब वॉच के अंदर अपन अगर मैं बोलूँ तुमको, वॉच जो है कितना वैल्यू क्रिएट करती है अपने लाइफ के अंदर में, है ना? अगर अपन एक वॉच को देखें तो वॉच अपन, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि एक वॉच मेरे लाइफ के अंदर वैल्यू क्रिएट कर सकती है? नॉर्मल सी वॉच है यार, टाइम दिखाती है, वो तो कोई भी वॉच दिखा देगी। तो मैं अगर एक वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, है ना, मैं एक वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, तो मैं ये कैसे बोलूँ कि मेरी वॉच कस्टमर के लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रही है ना? वॉच तो वॉच वॉच अपन क्यों लेते हैं? टाइम देखने के लिए लेते हैं। बेसिक फीचर, बेसिक फंक्शन अपन वॉच जिसके लिए लेते हैं, घड़ी जिसके लिए लेते हैं, वो किसके लिए लेते हैं? टाइम देखने के लिए। टाइम तो सारी घड़ियाँ दिखा देती है। तो फिर मेरी घड़ी जो मैं मार्केट के अंदर बेच रहा हूँ, वो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वैल्यू क्रिएट कर रही है कस्टमर के लाइफ में। मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि यार वो वैल्यू क्रिएट कर रही है कस्टमर के बेस पे, है ना? हो सकता है ना, हो सकता है कि कुछ उसके फीचर्स हो, है ना, कुछ ऐसे फीचर्स हो। से फॉर एग्जांपल मेरी जो वॉच है वो से फॉर एग्जांपल जो है सिर्फ टाइम नहीं बताती है, मेरी वॉच जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताती है ना? आपके बॉडी की हार्ट बीट्स बताती है। बेसिकली मेरी वॉच जो है स्मार्ट वॉच है। आजकल तो स्मार्ट वॉच काफ़ी कॉमन हो गई है, लेकिन आज से अगर अपन 2 साल पहले जाए, है ना, तो 2 साल पहले तक इतना स्मार्ट वॉच कॉमन नहीं था। 2 ढाई साल पहले अगर आप जाओ ना, तो 2 ढाई साल जो है पहले इतना स्मार्ट वॉच कॉमन नहीं था। 2 ढाई 3 साल पहले जाओ, है ना? कोविड के बाद से जो है स्मार्ट वॉच वगैरह है ना, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मतलब चलने लगी है, स्मार्ट वॉच वाली। तो कोविड तक अगर आप देखोगे ना, तो स्मार्ट वॉच का इतना कुछ वो नहीं रहता था। स्मार्ट वॉच काफ़ी महंगी भी मिलती थी, आज तो काफ़ी सस्ती भी हो गई है। तो पहले जो है नॉर्मल घड़ियाँ बिकती थी। तो जब नॉर्मल घड़ियाँ बिकती थी, तो मैंने एक घड़ी लेकर के आया, मैं एक ऐसी घड़ी लेकर के आया जो कि स्मार्ट घड़ी थी, है ना, जिसमें आप कॉल रिसीव कर सकते हो, जिसमें आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, जिसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर दिखेगा, जिसमें आपको आपकी हार्ट रेट पता चलेगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा आपने कितने स्टेप्स वॉक किए, है ना? तो मैंने एक स्मार्ट वॉच बनाई। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वॉच है ना, कस्टमर के लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रही है, वैल्यू क्रिएट कर रही है ना? कस्टमर सिर्फ उसको टाइम देखने के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, कस्टमर उसके अंदर अपने नोटिफिकेशन देखने के लिए उसको यूज़ कर रहा है। कस्टमर अपने जो है हेल्थ के लिए, उसको हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उसको यूज़ कर रहा है ना? तो कस्टमर के लाइफ में मैं और भी मल्टीपल एरियाज में वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। क्यों वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने मेरे वॉच के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डाले जिसके वजह से मैं उसके लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ, है ना? जिसके वजह से वो मेरी घड़ी सिर्फ टाइम देखने के लिए यूज़ नहीं करता है, मेरी घड़ी वो ये देखने के लिए यूज़ करता है, नोटिफिकेशंस। मेरी घड़ी वो कॉल किसका आ रहा है ये देखने के लिए यूज़ करता है, कॉल्स एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ करता है, कॉल्स रिजेक्ट करने के लिए यूज़ करता है। मेरी घड़ी वो लोग अपने बॉडी के, अपने हेल्थ को जो है ना, हेल्थ को जो है चेक करने के लिए जो है यूज़ करते हैं, है ना? मेरे फीचर्स के लिए जो है मेरी घड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यू उसके लाइफ में जो है ऐड करती है। तुम्हारी घड़ी नॉर्मल घड़ी है, सिर्फ ये दिखाती है, टाइम दिखाती है ना? तो वो फीचर नहीं है, वो तो मतलब हर घड़ी दिखाती है, वो तो वो कोई थोड़ा ना फीचर हो गया है हटके सा, है ना? मेरी घड़ी में कुछ हटके सा फीचर है जिससे वो कस्टमर के लाइफ में मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, है ना? मेरी घड़ी की हो सकता है क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, है ना? तुम्हारी घड़ी किससे बनी हुई है? तुम्हारी घड़ी का जो स्ट्रैप है वो रबर का बना हुआ है। मेरी घड़ी का स्ट्रैप पता है किसका बना हुआ है? गोल्ड का। गोल्ड का स्ट्रैप बना हुआ है। क्वालिटी देखो, तुम्हारी घड़ी 200-300 वाली, मेरी घड़ी 4-5 हज़ार भी सस्ता होगा। मेरी घड़ी 10-20 हज़ार रुपए की, गोल्ड लगा हुआ है उसमें, है ना? मेरे को नहीं पता 10-20 हज़ार के अंदर कितना कैरेट का गोल्ड आएगा, बट उससे भी महंगी घड़ी होगी, गोल्ड की घड़ी है तो। बट क्वालिटी सर, एक क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से मैं वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ। ड्यूरेबिलिटी, तुम्हारी घड़ी कब तक तुम्हारे घड़ी का जो बैटरी है कब तक चलता है? कोई बोलेगा 2 महीना, कोई बोलेगा 3 महीना, कोई बोलेगा 4 महीना, कोई बोलेगा 5 महीना, कोई बोलेगा 6 महीना। मेरी घड़ी के अंदर बैटरी रिप्लेस ही नहीं करना पड़ता। बोलो, ड्यूरेबिलिटी। मेरी घड़ी के अंदर बैटरी तुमको रिप्लेस ही नहीं करना। 4-5 साल यूज कर लो, बैटरी चलती रहेगी, बैटरी को छेड़ने का भी नहीं है तुमको। 5 साल तो मिनिमम चलेगी, मिनिमम। 5 साल तक तो कोई घड़ी भी यूज़ नहीं करता, घड़ी भी बदल देता, तब तक मेरी बैटरी चलेगी, तुमको एक भी बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एक भी बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ड्यूरेबिलिटी की वजह से कस्टमर के लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है। ड्यूरेबिलिटी की वजह से मैं कस्टमर के लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ, एक वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ कि भाई देखो, वापस से मेरी बैटरी बदलनी नहीं पड़ेगी घड़ी की। मेरी घड़ी तू लेके जाएगा ना, उसकी वापस से तेको बैटरी बदलनी नहीं पड़ेगी। वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। तू सिर्फ मेरी घड़ी टाइम बदलने के लिए, टाइम देखने के लिए नहीं लेके जा रहा है, तो उसको इसके लिए भी लेके जा रहा है क्योंकि उसकी देखो झंझट नहीं है, कुछ भी देखो उसके लिए क्या क्या नहीं करना, बैटरी नहीं बदलना, है ना? मेरी घड़ी जो है तेरे लिए परफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी करेगी, है ना? सबकी घड़ियाँ जो है क्या करती है, बिगड़ जाती है। चाइना माल है ना? 1 महीना यूज़ करेगा, 2 महीना यूज़ करेगा, बिगड़ जाएगा, 3 महीना यूज़ करेगा, बिगड़ जाएगा। अपना प्योर इंडियन माल है, प्योर इंडियन माल है, एक भी पार्ट चाइना का नहीं है, प्योर इंडियन माल है, परफॉर्म एकदम ज़बरदस्त होएगा, है ना?
खराब होएगी नहीं, 5 साल की तेरे को गारंटी के साथ वारंटी देता हूँ, है ना। उसके बाद भी कुछ हुआ तो भी वारंटी चलेगी, 5 साल की तो गारंटी देता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। बाकी लोगों की घड़ी 100-200 वाली 2 महीने 3 महीने के अंदर खराब हो जाएगी। चाइना आइटम, अपना प्योर इंडियन आइटम परफॉर्म एकदम तगड़ा करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें ठीक है ना। तो कस्टमर सिर्फ मेरी घड़ी टाइम देखने के लिए नहीं लेगा, कस्टमर ये सारी जो अलग अलग मैंने वैल्यूज़ बताई ना मेरे प्रोडक्ट की, उसके लिए भी घड़ी को खरीदेगा। मेनली वो उस टाइम देखने को नहीं खरीदेगा, टाइम तो हर एक घड़ी दिखा रही है, लेकिन मेरी घड़ी के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि बाकी घड़ियों में नहीं है। मेरी घड़ी की क्वालिटी कुछ ऐसी है जो कि बाकी घड़ी की क्वालिटी नहीं है ना। बाकी घड़ियों की क्वालिटी मैच नहीं कर सकती। मेरी घड़ी इतनी ड्यूरेबल है कि 5 साल तक उसकी बैटरी नहीं बदलनी पड़ती, बाकी घड़ियों की 5 महीने में बैटरी बदलनी पड़ती है। मेरी घड़ी को तो उस चीज़ के लिए भी खरीदेगा। मेरी घड़ी प्योरली इंडियन माल है, 5 साल की गारंटी देता हूँ। 200 रुपये की कोई भी ऐसी घड़ी नहीं है 5 साल चलेगी, 5 महीने में खराब हो जाएगी। चाइना आइटम मेरा एकदम 5 साल तक चलेगा, उसके बाद भी वारंटी अवेलेबल है। तो कभी भी आप बना के दूंगा फ्री में, है ना। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस की वजह से तू मेरी घड़ी को खरीदेगा, है ना। तो ये सारे रीजन है, ये सारे अलग अलग फैक्टर है जिसकी वजह से तू मेरी घड़ी को खरीदेगा, जिसकी वजह से तू मेरी घड़ी सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं खरीद रहा है। अगर तू मेरी घड़ी सिर्फ टाइम देखने के लिए खरीद रहा है ना, तो फिर वहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ, तेरे वैल्यू कोई मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ तेरे लिए, है ना। लेकिन अगर तू मेरी घड़ी ये उसके फीचर्स के लिए ले रहा है, उसके ड्यूरेबिलिटी के लिए ले रहा है, उसके परफॉर्मेंस के लिए ले रहा है, तो वो जो फीचर है, वो ड्यूरेबिलिटी है, वो परफॉर्मेंस है ना, वो वैल्यू है ना। तू वैल्यू वो वैल्यू है, तो उसके लिए पैसा दे रहा है, तू मेरे को उसके लिए पैसा दे रहा है, क्योंकि मैंने वो वैल्यू क्रिएट किया मेरे प्रोडक्ट के अंदर, है ना। क्योंकि मैंने वो वैल्यू मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्रिएट किया है। तू पैसा मेरे को टाइम देखने के लिए नहीं दे रहा है, तू पैसा मेरे को उन फीचर्स के लिए दे रहा है जो कि टाइम देखने के अलावा मैं तेरे को दे रहा हूँ। तू पैसा मेरे को उस ड्यूरेबिलिटी के लिए दे रहा है जो कि मैं तेरे को वो टाइम देखने के अलावा दे रहा हूँ, एक एडिशनल दे रहा हूँ। बेसिकली नॉर्मल चीज़ तो है ना, घड़ी के घड़ी लेते क्यों है, टाइम देखने के लिए देते हैं ना, बट वो नॉर्मल चीज़ के ओवर एंड अबव भी मैं तेरे को कोई चीज़ जो है एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा हूँ, वो है वैल्यू क्रिएशन, है ना। तो मेरे ख्याल से तुमको वैल्यू क्रिएशन का मोटा मोटा आइडिया आ गया रहेगा कि क्या हो रहा है ना। वैल्यू क्रिएशन होता क्या है। आज वैल्यू क्रिएशन को मैं एकदम डिटेल में जो है नहीं तुमको समझाता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा फिर वो स्ट्रेच करना हो जाएगा, बिकॉज डिटेल में नहीं समझा रहा बेसिकली, बट बेस मैंने तुम्हारा सेट कर दिया वैल्यू क्रिएशन को लेकर के। तो कल जब मैं आऊँगा सीधा अपन एक बार वैल्यू क्रिएशन का पार्ट जो है रीड करेंगे, है ना। इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, है ना। वो क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी थोड़ा सा रीड वीड कर लेंगे, क्या रहेगा। फिर से तुमको लगा तो एक बार छोटा ब्रीफ में एग्जांपल दे दूंगा। तो कल अपन वो वाला पार्ट करते हैं। बट वैल्यू क्रिएशन मेरे को समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू क्रिएशन कंसेप्ट क्या है ना। वैल्यू क्रिएशन में बेसिकली आप उसके गुड्स की वर्थ बढ़ा रहे हो, वैल्यू बढ़ा रहे हो। टाइम तो चलो सब देखेंगे ना घड़ी देख करके, लेकिन उसके अंदर मैं ओवर एंड अबव टाइम देखने के अलावा और क्या फीचर्स ऐड कर सकता हूँ। वो जो मैं ओवर एंड अबव टाइम देखने के जो फीचर्स ऐड कर रहा हूँ ना, जो और बाकी सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ ना, उससे मैं उसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, उससे मैं उसके अंदर वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके लिए कस्टमर मेरे को पैसा देगा। कस्टमर सिर्फ टाइम देखने के लिए पैसा नहीं देगा, कस्टमर मेरे लिए बाकी फीचर्स को एक्सेस करने के लिए मेरे को पैसा देगा, ड्यूरेबिलिटी के लिए पैसा देगा, परफॉर्मेंस के लिए पैसा देगा। और भी मैं मल्टीपल एग्जांपल तुम्हारे साथ जो है 2-3 कल क्रिएट नहीं करूँगा, 2-3 तुम्हारे को दूंगा, तुमको और भी मजा आएगा। बट हाल फिलहाल एक बेस बन गया रहेगा वैल्यू क्रिएशन का तुम्हारे दिमाग में कि वैल्यू क्रिएशन होता क्या है ना। हाल फिलहाल अपन यहीं पे पॉज लेते हैं एक, और कल के लेक्चर में अपन जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से इधर तक का पार्ट तुमको अच्छे से क्लियर रहेगा। नोट्स तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, तो तुम लोग वहाँ से नोट्स अपने हैंड रिटन बना करके आ जाना। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी नीचे ऊपर तुमको जा रहा है, तो तुम मेरे को बिंदास जो है कमेंट में बता सकते हो। मिलता तुमसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टेक केयर।